अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी अंबर नागमारिया की किस्त नंबर 75। वैशी जल्लाद। गड़े के करीब आकर जापानी सिपाही रुक गए। उन्हें वहां किसी इंसान के मौजूद होने का शक पड़ गया था। एक जापानी ने झुककर जमीन को खोदा। वहां उसे एक झाड़ी की टूटी हुई शाख नजर आई। ये शाख ऐसी थी कि जिस तरह उसे किसी इंसान ने तोड़ा हो। उसने वो शाख उठाकर अपने साथी को दिखाई और जापानी जुबान में कुछ कहा। दूसरे सिपाही ने शाख को गौर से देखा और फिर उसे फेंककर गड़े के मुंह पर जो झाड़ियां रखी हुई थी उन्हें गौर से तकने लगा। अब दोनों एक दूसरे को देखने लगे। फिर एक सिपाही ने संगीन मारकर झाड़ियों को परे हटा दिया। झाड़ियों के परे हटते ही वहां एक सुराख सा जाहिर हो गया। एक जापानी ने अंदर झांक कर देखा। उसे अंधेरे में कुछ नजर न आया। दूसरा सिपाही भी झुककर गार के अंदर झांकने लगा। इतने में से एक सब्ज रंग का सांप फुंकारता हुआ बाहर की तरफ लपका। दोनों जापानी सिपाही जल्दी से पीछे हट गए। सांप उनकी तरफ लपका। एक सिपाही ने संगीन मारकर उसे कुचल दिया। उन्हें अब यकीन हो गया था कि अंदर कोई इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि जिस गड़े में सांप रहता हो वहां कोई इंसान नहीं रह सकता, और अगर रहेगा तो फिर जिंदा नहीं रहेगा। उन्होंने सांप को पांव से कुचलकर घास पर मसल दिया। उसके बाद वो आगे चल पड़े। जब वो काफी दूर पहाड़ी की दूसरी जानिब चले गए तो सुराख में से अंबर ने बाहर झांक कर देखा। फिर अंदर मुंह करके औरत को आवाज दी, बाहर आ जाओ, वो लोग चले गए हैं। अमरीकी औरत सहमी बाहर आ गई। उसने बाहर आते ही सबसे पहला सवाल अंबर से ये किया, तुम्हें सांप ने डसा था? तुम पर जहर का असर हो रहा है। पाँव मेरी तरफ करो, मैं कसकर कपड़ा बांध दूंगी। अंदर ऐसा हुआ कि जिस वक्त उन्होंने जापानियों को गड़े के करीब आते देखा तो अंबर ने फैसला कर लिया कि वो उन दोनों जापानियों को इस तरकीब से मारने की कोशिश करेगा कि ना तो वो चीख मार सकें और ना गोली चला सके, ताकि शोर ना हो। लेकिन अचानक उसने देखा कि गड़े के अंदर बाएं जानिब नीचे एक लहद सी बनी हुई थी। ये मट्टी खोदकर बनाई गई थी। ऐसा लगता था कि यहाँ रात को कोई रीछ आराम करता है। अंबर एमिली को लेकर उस लहद में उतर गया। जापानियों ने झाड़ियां हटाकर अंदर झांका तो उन्हें कुछ भी नजर न आया। इतने में एक सांप लहद में से उछलकर बाहर कूदा और उसने अंबर की एड़ी पर डस दिया। कमबख्त को यह मालूम ही नहीं था कि अंबर पर जहर का बिल्कुल असर नहीं होगा। सांप की यह फितरत होती है, वो अगर किसी इंसान को डस ले तो फिर वहां से भागने की कोशिश करता है। चुनाचे सांप भी बाहर को भागा। बाहर जापानी सिपाही खड़े थे। उन्होंने सांप को मार डाला और ये सोचकर आगे चल दिए कि जहां सांप रहता हो वहां इंसान कहाँ होगा भला। एमिली ने अंबर की एड़ी को सांप को डसते देखा था। वो खौफ से चीख मारने ही वाली थी कि अंबर ने उसके मुंह पर जोर से हाथ रख दिया। वो खामोश हो गई। बाहर निकलते ही उसने अंबर की एड़ी पर कपड़ा बांधने को कहा तो अंबर बोला, मेरा खून इस किस्म का है कि मुझ पर जहर का कोई असर नहीं होता, इसलिए तुम बेफिक्र रहो। लेकिन एमिली की समझ में ये बात ना आ सकी कि किसी इंसान का खून इतना अलहदा कैसे हो सकता है कि उस पर सांप का जहर भी असर न करे। बाहर उसका दिल रखने के लिए अंबर ने पांव पर पट्टी कसकर बांध ली। गड़े के बाहर एमिली को बिठाकर खुद ऊपर टीले पर जाकर लेट गया और सर ऊपर उठाकर जापानियों को तकने लगा। दोनों जापानी अब ढलान उतरकर उस तरफ जा रहे थे जहां हवाई अड्डा था। अंबर और एमिली शाम तक उस गड़े के बाहर बैठे रहे। जरा आहट होती तो एमिली घबरा जाती। अंबर उसे तसल्ली देता। वो अपने खामन के बारे में बड़ी परेशान थी। उसे सख्त प्यास लग रही थी, वो भूखी भी थी। अंबर ने पत्तों का एक प्याला बनाया और करीब एक छोटी सी नदी पर जाकर उसमें पानी भर लाया। रास्ते में उसने एक दरख्त पर से कुछ जंगली अमरूद तोड़ लिए। एमिली ने पानी पीकर अमरूद खाए तो उसकी जान में जान आई। भाई अंबर, मैं तुम्हारी बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरी बड़ी मदद की है और मदद कर रहे हो। अगर जंग के बाद अमेरिका गई तो तुम्हें जरूर मैं अपने साथ ले जाऊंगी। अंबर ने मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया मेरी बहन। एमिली ने एक आह भरकर कहा, न जाने मेरा खामन के साल में होगा। इन जालिम जापानियों ने जरूर उसे मार डाला होगा। काश हम कभी अमेरिका छोड़कर इन जजीरों में ना आते। अंबर ने कहा, मेरे ख्याल में तुम्हारा खामन भी इसी जगह कैद होगा। मैं उसे तलाश करके ढूंढ निकालने की पूरी कोशिश करूंगा, तुम फिक्र ना करो। एमिली की आंखों में आंसू आ गए। कैसे फिक्र ना करूं, जब मुझे उसका ख्याल आता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहन, इन आंसुओं को रोको। मैं तुम्हारे खामन को जरूर तलाश करके तुम्हारे पास ले आऊंगा। हौसला रखो, हिम्मत ना हारो। पहाड़ी की मशरकी जानिब बिल्कुल सुनसान थी। वहां जरा नीचे जाकर समंदर का साहिल आ जाता था, जिसके साथ साथ नारियल के दरख्तों के झुंड चले गए थे। रात को अंबर ने एमिली को गड़े के अंदर रहने के लिए कहा और खुद साहिल समंदर पर आ गया। वो दरख्तों के नीचे से होकर चुपता चुपाता यहाँ तक आया था और अपने साथ एक थैला सा भी लाया था। यह थैला उसे शाम को पहाड़ी के दामन में पड़ा हुआ मिल गया था। शायद कोई जापानी उसे यहाँ रखकर भूल गया था। अंबर ने घूम फिर कर यहाँ कितने ही नारियल इकट्ठे करके थैले में भर लिए। फिर वो साहिल के जंगलों में आ गया। इस जगह जंगली अमरूदों और पपीते के बेशुमार दरख्त थे। अंबर ने पपीते और अमरूद भी तोड़कर थैले में भर लिए। थैला काफी वजनी हो गया, लेकिन उसे तो बोझ महसूस ही नहीं होता था।
उसने थैला कंधे पर उठाया और पहाड़ी पर चढ़ने लगा। एमिली यानी उसकी साथी अमरीकी औरत ने जो उसके पाँव में टखने के पास पट्टी कसकर बांधी थी, वो उसे ख्वामख्वाह तंग कर रही थी। उसका एक सिरा खुल गया था और उसके पाँव में आ रहा था। अंबर ने दूसरे पाँव की मदद से पट्टी टखने से उतार कर परे फेंक दी। जिस वक्त वो गड्ढे में पहुंचा तो ये देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया कि वहां एमिली नहीं थी। उसने थैला उसी जगह फेंका और बाहर निकलकर इधर उधर तकने लगा। बेख्तियार वो एमिली को आवाज़ें देने लगा था कि उसने आवाज़ हलक से निकालते निकालते दबा ली, लेकिन परेशानी बहुत ज़्यादा थी। आखिर ये औरत कहाँ गायब हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जापानी उसे पकड़ कर ले गए हों? फिर अंबर को ख्याल आया कि अगर जापानी उसे पकड़ कर ले जाने लगते तो वो ज़रूर शोर मचाती। कम अज़ कम अंबर को खबरदार करने के लिए एक चीख ही मार देती। ऐसा भी नहीं हुआ था। फिर वो कहाँ गायब हो गई थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सैर को निकल गई हो? लेकिन सैर करने का भला ये कौन सा वक्त था? अंबर टीकरों की ओट में से निकलकर दरख्तों के साथ होता उस तरफ आ गया जिधर छोटी सी नदी बह रही थी। रात अगरचे अंधेरी थी, मगर तारों की नीली नीली चमक में दरख्तों के तने और नदी के पानी धुंधला धुंधला सा जरूर नजर आ रहा था। अंबर ने देखा कि एमिली नदी में बैठी नहा रही है। वो एक हाथ से अपने सर को मल रही है और दूसरे हाथ से ऊपर पानी डाल रही है। अंबर ने इत्मीनान का सांस लिया और सर पर हाथ मारकर वापस आ गया कि ये औरत किस कदर दलेर भी है और बुज़दिल भी। जापानियों को देखकर इसके घिघी बन गई थी और अब क्या बेफिक्र होकर ऐसे नदी में नहा रही है जैसे ये मुगलपुरे की नहर हो। अंबर वापस गड्ढे में आकर बैठ गया और नारियल तोड़कर उसका मीठा रस पीने लगा। इतने में एमिली भी आ गई। अंबर ने उसे डांट कर कहा, अगर तुम इसी तरह बेखौफ होकर जंगल में फिरने लगी तो फिर मैं तुम्हारा जिम्मा नहीं ले सकता। क्या तुम्हें पता नहीं कि यहाँ चारों तरफ हम दुश्मनों में घिरे हुए हैं? एमिली ने बाल झटक कर कहा, मैं कई रोज से नहाई नहीं थी, मेरा बुरा हाल हो रहा था। चलो भैया, अब नहीं निकलूंगी यहाँ से। अंबर ने उसे कुछ अमरूद और नारियल खाने को दिए। एमिली ने कहा, ये तुम कहाँ से ले आए हो? मैं साहिल की तरफ गया था और दरख्तों से तोड़कर ले आया। वहाँ बेशुमार फलदार दरख्त है। 2-3 दिनों का राशन ले आया हूँ। एमिली ने कहा, लेकिन सवाल यह है कि आखिर हम कब तक यहाँ पड़े रहेंगे? मेरा तो यहाँ दम घुटने लगा है। मुझे अपने खाविंद का गम खाए जा रहा है। अंबर बोला, सबसे पहले आज रात मैं तुम्हारे खाविंद की तलाश में जाऊँगा, उसके बाद ही कोई फैसला करेंगे कि हमें यहाँ से क्यों कर निकलना होगा। एमिली ने कहा, तुम्हारे पास कश्ती मौजूद है। हम उस कश्ती में बैठकर रात के अंधेरे में यहाँ से फरार हो सकते हैं। हमारा जजीरा यहाँ से 60-70 मील के फासले पर है, लेकिन वो जजीरा तो अब जापानियों के कब्जे में आ चुका है। वहाँ हम फौरन गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। एमिली बोली, फिर भी वो हमारा जजीरा है। मैंने वहाँ बरसों गुजार दिए हैं। हमारे मिलने जुलने वाले मकामी लोग हैं, उनके यहाँ पनाह मिल सकती है। फिर हम किसी रोज़ किसी गैर मुल्की बहरी जहाज़ में सवार कर वहाँ से कूच कर सकते हैं। अंबर ने पूछा, गैर मुल्की जहाज़ से तुम्हारी क्या मुराद है? मेरा मतलब रेड क्रॉस वालों के जहाज़ से है। रेड क्रॉस उसके जहाज़ दुश्मनों के इलाके में भी जाते रहते हैं। अंबर सोचने लगा। उसने थैला एक तरफ रखते हुए बाहर झांककर आसमान को देखा। अंदर आकर एमिली से कहा, रात अभी काफ़ी बाकी है। मैं तुम्हारे खामन की तलाश में जापानियों की बैरकों में जा रहा हूँ। मुझे यकीन है कि उन्होंने तुम्हारे शौहर को वहीं कैद कर रखा होगा। क्या तुम मुझे उसकी कुछ निशानी बताओगी? एमिली ने कहा, उसका नाम थॉमस है। उसकी घनी स्याह मूंछें और माथे पर जख्म का निशान है। बस इससे ज्यादा और क्या निशानी हो सकती है? अंबर ने कहा, ठीक है, अब मैं जाता हूँ और सुबह होने तक पहले पहले ही वापस आ जाऊंगा। लेकिन तुम हरगिज यहाँ से बाहर ना निकलना। अगर मैं सुबह को भी किसी वजह से ना आ सका तो गड़े के आगे झाड़ियाँ डालकर खामोश होकर पीछे बैठा रहना और मेरे आने तक यहीं रहना। मैं हर हालत में वापस आ जाऊंगा। इतना कहकर अमर गड़े से निकल गया। एमिली ने उसे पहाड़ी की ओट में अंधेरे में गुम होते देखा और गड़े के मुंह पर झाड़ियां रख दी और पीछे जमीन पर लेट गई और अपने खामन को याद करके उसकी आंखों में आंसू आ गए। अंबर टीले से उतरकर दूसरे टीले पर चढ़ने लगा। ऊपर जाकर उसने परली जानिब जापानियों की बैरकों और हवाई अड्डों को देखा। धीमी धीमी रोशनी कहीं कहीं हो रही थी। वो ये देखकर हैरान रह गया कि हवाई जहाज रनवे से हटाकर उन्हें कतार में बैरकों के साथ खड़ा कर दिया गया था। हेलीकॉप्टर भी दूसरी तरफ चला गया था। गोया हवाई अड्डा किसी बड़े जहाज के उतरने के लिए तैयार किया गया था। अंबर झुककर अंधेरे में टीले से उतरने लगा। वो सामने वाली बैरकों के अकब में आ गया। यहाँ अंधेरा था। बैरकों के कोने पर एक मध्यम सा बल्ब जल रहा था जिसकी कमजोर रोशनी सिर्फ इर्द गिर्द का थोड़ा सा इलाका रोशन कर रही थी। अंबर सांस रोके वहां खड़ा रहा। जरा परे हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर रात की हल्की नीली रोशनी में खामोश खड़े थे। 2 जापानी सिपाही जरा फासले पर खड़े पहरा दे रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी। समंदर की तरफ से लहरों के किनारे के पत्थरों से टकराने की आवाज आ रही थी। अमर ने सोचा कि एमिली का खामन किस जगह कैद हो सकता है। रह रहकर उसे का ख्याल बैरक की तरफ ही जा रहा था। जरूरी था कि इन बैरकों की छानबीन की जाए, लेकिन सवाल यह था कि वो बैरकों की छानबीन कैसे कर सकता था। काश इस वक्त नाग उसके पास होता। नाग बड़ी आसानी से बैरकों में जाकर सारी खबरें लाकर उसे दे सकता था, मगर नाग खुदा जाने कहाँ मारा मारा फिर रहा था। अंबर सिरकता सिरकता बैरक की दीवार के साथ आ गया। वहां कोई खिड़की या रोशनदान तक नहीं था कि उसमें से झांक कर ही अंदर देख लेता। अभी वो वहां खड़ा गौरी कर रहा था कि अचानक आहट हुई और एक जापानी सिपाही ने संगीन से हमला कर दिया।
अंबर ने उछलकर जापानी को गर्दन से पकड़कर नीचे गिरा लिया। उसने जापानी की गर्दन उस वक्त छोड़ी जब वो ठंडा हो चुका था। अंबर को एक तरकीब सूझी। उसने जल्दी जल्दी अपने कपड़े उतारकर जापानी सिपाही के कपड़े पहन लिए और जापानी को अपने कपड़े पहनाकर एक गड्ढे में फेंक दिया और ऊपर घास फूस और झाड़ियां डाल दी। अब वो खुद एक जापानी सिपाही लग रहा था। अंबर ने बंदूक कंधे पर रखी, जापानी सिपाहियों वाली सब्ज टोपी रखकर उसका छज्जा आंखों पर जरा ज्यादा झुका लिया ताकि उसे कोई पहचान न सके, और बैरक की दीवार के साथ साथ चलने लगा। रात के अंधेरे में तो उसे कोई पहचान नहीं सकता था, लेकिन सुबह की रोशनी में वो पहचाना जा सकता था। इसलिए उसने जो कुछ करना था सुबह होने से पहले पहले कर लेना था। ये भी उसकी खुशकिस्मती थी कि कदीम मिस्री बुजुर्ग की दुआ से वो दुनिया की सारी जुबानें बोल और समझ सकता था। चुनाचे वो जापानी जुबान भी समझ और बोल सकता था। अंबर जापानी सिपाही के भेस में बैरक की दूसरी जानिब निकल गया। उधर हवाई जहाज खड़े थे। चुनाचे वो जापानी जुबान भी समझ और बोल सकता था। अंबर जापानी सिपाही के भेस में बैरक की दूसरी जानिब निकल गया। उधर हवाई जहाज खड़े थे। यूं भी वो चल फिर रहा था जैसे पहरा दे रहा हो। असल में वो अकाबी नजरों से अंधेरे में बैरकों की खिड़कियों को खंगाल रहा था। उन खिड़कियों में दो एक जगहों पर रोशनी हो रही थी। अंबर एक रोशन खिड़की की तरफ चल पड़ा। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ खिड़की की तरफ आ रहा था कि पीछे से किसी ने जापानी आवाज में कहा, ओए यूकेड, कहाँ जा रहे हो? क्या आज पहरा नहीं दोगे? अंबर समझ गया कि उसके पहरा देने की जगह पीछे है और उसे खिड़की की तरफ नहीं जाना चाहिए। उसने पलट कर देखा। जरा फासले पर एक जापानी सिपाही राइफल के सहारे खड़ा उसकी तरफ देखकर हाथ हिला रहा था। यूकेड, इधर आकर पहरा दो, मैं जा रहा हूँ। अंबर ने दूरी से जापानी जुबान में कहा, दोस्त तुम चले जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। बैरक में मेरी टार्च रह गई है। जापानी सिपाही बोला, अच्छा तो मैं जा रहा हूँ, जल्दी वापस आ जाना, कहीं कर्नल आ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जापानी सिपाही चला गया। अंबर के लिए अब मैदान साफ हो गया था। वो खिड़की के पास आकर रुक गया। उसने एक पट जरा सा खोल दिया। अंदर दो जापानी सो रहे थे। अंबर ने खिड़की बंद कर दी और बैरक के दरवाजे में से गुजर कर अंदर दाखिल हो गया। ये बैरक लंबी थी और दीवार के साथ साथ चारपाइयां लगी हुई थी जिन पर जापानी सिपाही खराटे ले रहे थे। यहाँ कोई कैदी नहीं हो सकता। फिर थॉमस यानी एमिली का खामद कहाँ होगा? अंबर ने देखा कि बैरक के कोने में एक सिपाही पहरा दे रहा है और ऊँग भी रहा है। अंबर ने जरा फासले पर जाकर वो उसे पहचान भी न सके आवाज देकर पूछा, अरे वो अमरीकी कैदी कहीं भाग तो नहीं गया? जापानी चौंक कर बोला, क्या बकवास करते हो, किसने कहा है तुम्हें? वो फिर आंखें मलते हुए उठकर पहरा देने लगा और अंबर की तरफ देखकर बोला, क्या तुम यूकेडा हो? अरे तुम अंदर क्या कर रहे हो? वो अमरीकी कैदी कहाँ भाग सकता है भला, मगर तुम क्यों पूछने लगे? अंबर ने हंसकर दूरी से जापानी जुबान में कहा, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, इसलिए कि तुम ऊँग रहे थे। अगर तुम इसी तरह पहरा देते रहे सारे कैदी यहाँ से फरार हो सकते हैं। जापानी बोला, यूकेड, ये आज तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि कैदी यहाँ नहीं है बल्कि दूसरी बैरक की हवालात में बंद है? अंबर ने कहका लगाया, अरे मैं तुमसे मजाक कर रहा था। अच्छा अब मैं चलता हूँ। शहनशाह जापान जिंदाबाद। शहनशाह जापान जिंदाबाद। जापानी सिपाही हैरान जरूर था कि आज यूकेड को क्या हो गया है, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। उसे यह भी नहीं मालूम था कि कैदियों की हवालात इस बैरक में नहीं। उसके बाद वो फिर ऊँगने लगा। अंबर को वो राज मिल गया जिसकी तलाश में वो निकला था। वो लंबे लंबे कदम उठाता दूसरी बैरक की तरफ चल पड़ा जो वहां से थोड़ी दूर ही थी। उस बैरक के बाहर भी कोने में एक मध्यम सा लैंप चल रहा था। अंबर सुबह होने से पहले पहले अपना मिशन पूरा कर लेना चाहता था। उसके पास वक्त बहुत कम रह गया था और वो हर कदम जल्दी से उठाना चाहता था। दूसरी बैरक का दरवाज़ा बंद था। बाहर एक जापानी सिपाही पहरा दे रहा था। नींद से उसकी भी बुरी हालत हो रही थी। वो सर झुकाए ऊँग रहा था। अंबर उसके अकब में जाकर खड़ा हो गया। जापानी सिपाही शायद नींद के आलम में था। उसको पता ही ना चल सका कि कोई दूसरा इंसान उसके पास आकर खड़ा है। अंबर ने उस मौका को गनीमत जाना और आगे बढ़कर आहिस्ता से दरवाजा खोला और बैरक में दाखिल हो गया। ये बैरक ज्यादा लंबी नहीं थी। उसके अंदर आधे हिस्से में कमरे बने थे। एक दरवाजा खोलकर अंबर ने देखा कि वो दफ्तर है। उसके अकब में भी एक दरवाजा था। उसके ऊपर जापानी जुबान में लिखा था हवालात। अंबर ये बोर्ड पढ़कर बहुत खुश हुआ। उसने दरवाजा को आहिस्ता से अंदर की तरफ धकेल दिया। दरवाजा खुल गया। कमाल की बात थी कि वहां कोई भी सिपाही पहरा नहीं दे रहा था। शायद जापानियों ने एक ही पहरेदार को काफी समझा था जो बैरक के बाहर सो रहा था। दरवाजा खुलते ही सामने अंबर ने एक कमरा देखा जिसके दरवाजे पर सुलाखें लगी थी। गोया यही हवालात थी। अंबर ने सुलाखों के पास जाकर देखा। सामने दीवार की तरफ मुंह किए एक आदमी सो रहा था। अंबर को यकीन था कि यही आदमी एमिली का खामद है। उसका रंग गोरा था। सर के बाल लंबे और मैले कुचले हो रहे थे। पतलून और जैकेट भी जगह जगह से मैली हो रही थी। दरवाजे पर बड़ा मजबूत ताला लगा हुआ था। अंबर ने ताले को हाथ में लेकर एक जोर से झटका दिया। ताला टूटकर उसके हाथ में आ गया। उस झटके के शोर से हवालात में सोए हुए आदमी की आंख खुल गई। उसने सर उठाकर अंबर को देखा। अंबर हवालात का दरवाजा खोलकर उस कैदी के पास चला गया और बोला, तुम एमिली के खामन थामस हो? थामस हैरानी से अंबर को देख रहा था कि ये कौन सा आदमी है जो उसका नाम, उसकी बीवी का नाम भी जानता है और जिसने एक ही झटके से लोहे का इतना बड़ा ताला खोल दिया।
अंबर ने उसके शाने पर हाथ रखकर हिलाते हुए कहा, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, बताओ क्या तुम थॉमस हो? एमिली के खामन। हाँ, उस कैदी के मुंह से अपने आप निकल गया। अंबर ने घूमते हुए कहा, तो फिर मेरे पीछे पीछे आ जाओ। अंबर थॉमस को लेकर हवालात से बाहर आ गया। इत्तेफाक की बात यह हुई कि ताला टूटने की आवाज सुनकर बाहर सोया हुआ जापानी सिपाही भी उठ बैठा था। वो राइफल लेकर अंदर की तरफ भागा। हवालात के सामने आते उसने देखा कि एक शख्स कैदी को भगाकर ले जा रहा है। वो छुप कर उन दोनों के बाहर दरवाजे के पास आने का इंतजार करने लगा। जो ही अंबर और थॉमस दरवाजे के पास आए, जापानी सिपाही ने बंदूक दिखाकर कहा, खबरदार, आगे बढ़े तो गोली चला दूंगा। एमिली के खामन का तो खून खुश्क हो गया, मगर अंबर पर जापानी की धमकी का कोई असर न हुआ। उसने आगे बढ़कर जापानी की राइफल को हाथ से पकड़ लिया। अगर चाहते हो कि जिंदा रहो तो राइफल नीचे कर लो। अंबर ने यह जुमला जापानी जुबान में कहा जिसे थॉमस बिल्कुल न समझ सका। वैसे वो हैरान जरूर हुआ कि नौजवान जापानी जुबान भी जानता है, जो बड़ी मुश्किल जुबान होती है। जापानी भी एक बार चक्कर खा गया। उसी दौरान में जापानी ने गोली चला दी। एमिली का खामन तो पत्थर का बुत बन गया, क्योंकि उसके सामने गोली अंबर को लगी थी। और फिर जब एमिली के खामन ने हैरत अंगेज नजारा देखा कि गोली अंबर की गर्दन पर लगकर टन की आवाज से नीचे गिर पड़ी है फर्श पर, और उसे कुछ भी नहीं हुआ, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उधर जापानी भी चकरा गया कि या खुदा, ये माजरा क्या है? उस शख्स की गर्दन पत्थर की है कि उससे गोली लगकर नीचे गिर गई? बल्कि ऐसा तो पत्थर के साथ भी नहीं होता, गोली तो पत्थर में भी थोड़ा बहुत सुराख कर देती है। जापानी की हैरत का फायदा उठाकर अंबर ने उसके हाथ से राइफल छीनकर उसे हैंड्स अप करा दिया। खामोशी से हवालात के अंदर चले चलो, अगर तुमने शोर मचाने या भागने की कोशिश की तो मैं गोली मारकर तुम्हें हलाक कर दूंगा। जापानी चुपचाप हवालात के अंदर चला गया। अंबर ने उसे बंद करके बाहर कुंडी चढ़ा दी, लेकिन गोली चलने की आवाज हवालात के बाहर भी गई थी, और बाहर से दूसरा सिपाही भी राइफल लेकर अपने साथी की मदद को अंदर भागा था। जो ही अंबर एमिली के खामन को लेकर बाहर निकला तो उसने राइफल दिखाकर रौब से कहा, हाथ ऊपर उठा लो। एमिली के खामन थॉमस ने उसी वक्त हाथ ऊपर उठा लिए। अंबर ने जापानी सिपाही से जापानी जुबान में कहा, मैं जापान में 12 साल रहा हूँ, यही वजह है कि मैं तुम्हारी जुबान आसानी से बोल सकता हूँ। राइफल नीचे करके यहाँ से चले जाओ, नहीं तो अंदर चलकर अपने साथी का अंजाम देख लो। अगर तुमने हमें पकड़ने की कोशिश की तो तुम्हारा भी हाल तुम्हारे साथी जैसा होगा। जापानी सिपाही ने ताज्जुब से अंबर को देखा, क्योंकि अंबर बड़ी रवानी और आसानी से जापानी जुबान में बात कर रहा था। उसने कहा, मैं तुम्हें गिरफ्तार करके रहूंगा, अगर भागे तो गोली मार दूंगा। अंबर ने सोचा, अगर इस बार भी जापानी सिपाही की गोली चली तो हो सकता है कि उसके धमाके से बैरक में सोए हुए सारे सिपाही जाग पड़े, क्योंकि अब वो बैरक के दरवाजे के आगे खड़े थे। अंबर ने हाथ ऊपर उठा लिया, चलो ठीक है, हम हथियार फेंकते हैं। थॉमस ने परेशानी से अंबर को देखा कि ये कैसा आदमी है, एक बार जापानी को हिलाक किया और अब दूसरे से हार मान रहा है। अंबर ने थॉमस से कहा, कोई हरकत ना करना। उसे डर था कि कहीं थॉमस नादानी से जापानी पर हमला न कर दे। जापानी सिपाही उन दोनों को लेकर अंदर हवालात के दरवाजे पर आ गया। यहाँ जापानी साथी ने अपने साथी को हालात में बंद देखा तो गुस्से से उसका खून खौल उठा। उसने थॉमस के कंधे पर राइफल का दस्ता मारकर कहा, आगे चलो उल्लू के पट्टे, सुबह तुम दोनों को गोली मार दी जाएगी, चलो। थॉमस लड़खड़ाया। अब अंबर के हमला करने का वक्त आ गया था। इससे पहले कि जापानी सिपाही अंबर और उसके साथी को हालात में कैद करता, अंबर ने पीछे मुड़कर उछलकर एक फ्लाइंग किक जापानी के मुंह पर मारी। वो पीछे को गिरा और राइफल उसके हाथ से उछलकर परे जा गिरी। अंबर ने लपक कर राइफल पकड़ी और जापानी सिपाही की तरफ तान कर कहा, चलो हवालात के अंदर, अगर शोर मचाया, किसी को मदद के लिए पुकारा तो मैं तुम दोनों को गोली मार दूंगा। जापानी सिपाही बेबस हो गया था। थॉमस ने हवालात का दरवाजा खोलकर जापानी को धक्का देकर हवालात के अंदर बंद कर दिया। अंबर ने राइफल से इशारा किया और कहा, मेरे पीछे पीछे भाग चलो यहाँ से। वो दोनों बैरक से निकलकर बाहर हवाई अड्डे में आ गए। अंबर ने थॉमस को हिदायत कर दी थी कि उसके पीछे पीछे चले और इधर उधर जाने की हरगिज कोशिश न करे। रात का पिछला पहर था। आसमान पर सुबह की हल्की नीली झलक सी नजर आने लगी थी। थॉमस यानी एमिली का खामंद अंबर के पीछे पीछे चलता रेंगता दरख्तों और झाड़ियों के अंधेरे में से गुजरता जंगल में आ गया। अभी वो जंगल में दाखिल हुआ था कि एकदम से शोर मच गया। सायरन होने लगा। ये खतरे का सायरन था। अंबर और थॉमस भी एक जगह दबक गए। इतने में अमरीकियों के बमबार जहाज जजीरे के आसमान पर आए और उन्होंने बमबारी शुरू कर दी। नीचे से जापानियों ने फायरिंग शुरू कर दी। कम वक्तों के निशाने इतने ठीक थे कि देखते ही देखते उन्होंने 3 जहाज गिरा लिए। 2 जहाजों में तो आग लग गई और वो फिजा में ही फट गए और एक जहाज का हवाबाज छतरी खोलकर नीचे उतर गया। बाकी जहाज भाग गए। हवाई अड्डे की तरफ से जापानियों की आवाजें आ रही थी। 1-2 जगहों पर आग लगी थी जिसे जापानी बुझाने की कोशिशें कर रहे थे। कुछ सिपाही जंगल में उस जगह से दौड़ते हुए गुजरे जहां अंबर और एमिली का खामंद थॉमस छुपे हुए थे। थॉमस ने डर कर कहा, ये कम वक्त तो इधर भी आ गए। अंबर ने कहा, ये उसे देखने जा रहे हैं। दोनों खामोशी से सिपाहियों की वापसी का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद जापानी सिपाही भागते हुए उनके करीब से होकर गुजर गए। थॉमस ने अंबर की तरफ देखकर पूछा, तुम कौन हो और मेरी बीवी कहाँ कैद है? अंबर ने कहा, फिक्र न करो, सब ठीक है। मैं अपना तारुफ सिर्फ इतना ही कराऊंगा कि मैं तुम लोगों का हमदर्द हूँ। क्या एमिली जिंदा है? थॉमस ने डरते डरते पूछा। अंबर ने उसके शाने पर हाथ रखकर कहा, खुदा का शुक्र बजा लाओ, तुम्हारी बीवी जिंदा है, उसी ने मुझे तुम्हें निकाल लाने के लिए भेजा है। थॉमस ने बेताबी से पूछा, कहाँ है वो? अंबर बोला, मैं तुम्हारी बीवी के पास ही ले जा रहा हूँ, बस जरा सब्र करो। कहीं ऐसा ना हो कि हम हवालात से बाहर निकले हैं तो अब फिर उन जापानी वहशियों के हत्थे चढ़ जाए। थॉमस ने अंबर की तरफ घूर कर देखते हुए कहा,
کیا ایک بات بتاؤ کہ میرے ہمدرد، میرے بھائی؟ امر نے پوچھا۔ کون سی بات بھلا پوچھو۔ تھامس بولا، میری آنکھوں کے سامنے جاپانی کی گولی تمہاری گردن پر لگی تھی مگر تمہیں کچھ نہیں ہوا تھا۔ تمہاری گردن پر ہلکا سا نشان بھی نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا تم کوئی جادوگر بھی ہو؟ کیونکہ صرف جادو کے زور سے انسان موت پر قابو پا سکتا ہے۔ امبر نے کہا، ہاں تم یہی سمجھ لو کہ میں ایک جادوگر ہوں، مگر ایک بات میں صاف کر دینا چاہتا ہوں کہ جادو کے زور سے کوئی انسان موت پر قابو نہیں پا سکتا۔ جس کی موت جس وقت لکھی ہے وہ آ کر ہی رہے گی، اور کوئی فانی انسان موت سے نہیں بچ سکتا۔ تھامس نے پوچھا، پھر تم کیوں نہیں مرے؟ تمہیں موت کیوں نہیں آئی؟ گولی میری آنکھوں کے سامنے تمہاری گردن پر لگی تھی اور لگ کر نیچے گر پڑی تھی۔ ایسا منظر میں نے ساری زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ امبر مسکرایا اور پچھلے پہر کی نیلی نیلی روشنی میں تھامس کا ہاتھ دبا کر بولا، یہ ایک راز ہے جو تم کبھی معلوم نہ کر سکو گے۔ بس اس کے پیچھے اپنا سر نہ کھپاؤ اور جو کچھ تم نے دیکھا ہے اسے بھول جاؤ، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے بعد تم اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز باتیں دیکھو۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ تھامس آنکھیں کھولے امبر کو تک رہا تھا۔ اندھیرے میں اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ آخر بولا، اچھا دوست، جیسے تمہاری مرضی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ تمہارے معاملے میں دخل دینے کی کوشش نہیں کروں گا۔ امبر نے مسکراتے ہوئے تھامس سے کہا، اب میرے پیچھے پیچھے آؤ، راستہ صاف ہے۔ امبر آگے آگے چل پڑا۔ تھامس اس کے پیچھے چلا۔ وہ جھک جھک کر چل رہے تھے۔ امبر اسے ساتھ لے کر ایک ٹکری پر چڑھنے لگا۔ وہاں سے گزر کر وہ ایک پہاڑی پر آ گیا۔ یہاں سے پھر وہ ڈھلان پر اترنے لگے۔ آخر تھامس نے کھڑے ہو کر دور سمندر کو دیکھا، جو ناریل کے درختوں کے جھنڈوں کے پیچھے سے صبح کی ہلکی ہلکی پراسرار روشنی میں شیشے کی طرح چمک رہا تھا۔ امبر پہاڑی کے دامن میں گھنی جھاڑیوں کے پاس ایک جگہ پہنچ کر رک گیا۔ اب تمہیں ایک اور جادو دکھاؤں؟ ضرور دکھاؤ، امبر نے آہستہ سے آواز دی۔ ایملی بہن؟ اور ایملی جلدی سے گڑھے میں سے باہر نکل آئی۔ دونوں میاں بیوی نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ خوشی سے ان کی آنکھیں بھیگ گئی۔ انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا، ان کی دوبارہ ملاقات ہوئی اور انہوں نے ایک دوسرے کو زندہ پایا۔ دونوں میاں بیوی اور امبر گڑھے میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ ایملی نے اور اس کے خاوند تھامس نے امبر کا بہت بہت شکریہ ادا کیا کہ اس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر ان کی جان بچائی۔ امبر نے کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اپنی جان خطرے میں نہیں ڈالی، میری جان کو تو کوئی خطرہ ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں کسی کی مدد کر سکوں تو مجھے ضرور کرنی چاہیے۔ ایملی نے کہا، پھر بھی ہم تمہارے شکر گزار ہیں۔ تھامس کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ جنگل میں گولی چلنے کی آواز گونج اٹھی۔ اس کے ساتھ ہی درختوں پر سوئے ہوئے پرندے شور مچانے لگے۔ امبر نے جھاڑیوں کی درزوں میں سے جھانک کر باہر دیکھا۔ صبح ہو گئی تھی۔ جنگل میں دن کا اجالا پھیل رہا تھا۔ آسمان پر پرندوں کے غول اڑ کر دوسری طرف جا رہے تھے۔ یہ گولی کس نے چلائی؟ تھامس نے بھی باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ ایملی نے کہا، شاید جاپانی ادھر آ رہے ہیں۔ تھامس نے کہا، وہ ہماری تلاش میں آ رہے ہوں گے۔ حوالات میں جب انہوں نے میری جگہ اپنے 2 سپاہیوں کو قید دیکھا ہوگا تو ان کا خون کھول اٹھا ہوگا۔ بس وہ گولیاں چلاتے میری تلاش میں آ رہے ہیں۔ امبر نے کہا، تم لوگ ایک شے بھول رہے ہو۔ وہ کیا؟ ایملی نے پوچھا۔ امبر بولا، جب امریکی بمبار ہوائی جہاز بمباری کرنے آئے تھے تو وہ طیارے فضا میں ہی جل کر تباہ ہو گئے تھے، لیکن ہوائی جہاز کا پائلٹ جہاز میں سے پیراشوٹ کے ذریعے کود گیا تھا۔ ہاں میں تو بھول ہی گیا تھا، مجھے یاد ہے وہ پیراشوٹ کے ذریعے ہوائی جہاز میں سے کود گیا تھا، تھامس نے کہا۔ امبر بولا، بس یہ جاپانی اسی امریکی پائلٹ کی تلاش میں جنگل میں پھر رہے ہیں۔ ایملی بولی، انہوں نے اس پر کہیں گولی نہ چلا دی ہو۔ ہاں، ہمیں اس امریکی ہواباز کو اپنے یہاں پناہ میں لینا چاہیے، تھامس نے بےتاب ہو کر کہا۔ امبر کہنے لگا، ابھی تو ہمیں اپنی جان بچانی چاہیے، کیونکہ جاپانی سپاہی ہواباز کی تلاش میں نکلے ہیں۔ وہ جنگل کا کونا کونا چھان ماریں گے، ہو سکتا ہے وہ اس گڑھے تک میں پہنچ جائیں۔ ایملی سہم کر بولی، خدا نہ کرے۔ تھامس نے کہا، میں یہاں سے نکل کر کسی اور جگہ چھپ جانا چاہیے۔ امبر بولا، اس سے مناسب جگہ یہاں ارد گرد کے جنگلوں میں اور کہیں نہیں ہے۔ ایملی بولی، پھر تو اگر وہ آ گئے تو ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تھامس کہنے لگا، امبر بھائی تم تو زندہ رہو گے، لیکن ہم دونوں میاں بیوی مر جائیں گے، جاپانی ہمیں زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ امبر نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، گھبراؤ نہیں، میں تمہیں ان درندوں کی گولیوں سے نہیں مرنے دوں گا۔ تم لوگوں کو اب تک بچاتا آیا ہوں، میرے خدا نے چاہا تو اس وقت تک بچاتا رہوں گا جب تک تم اپنے گھر تک نہیں پہنچ جاتے۔ تھامس اور ایملی نے امبر کا شکریہ ادا کیا۔ جنگل میں ایک بار پھر گولی چلی۔ اس دفعہ مشین گن کے چلنے کی آواز آئی تھی۔ تھامس اور ایملی سہم گئے۔ امبر نے گڑھے کے منہ پر آ کر جھاڑیوں میں سے جھانک کر باہر دیکھا۔ دور کچھ جاپانی ادھر بھاگے آ رہے تھے۔ آئے اب کیا ہوگا؟ ایملی نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ امبر نے کچھ سوچ کر کہا، تم لوگ اسی جگہ چھپے رہو، میں باہر جا کر کسی جگہ مورچہ بنا کر بیٹھ جاتا ہوں۔ اگر کوئی خطرہ ہوا تو میں باہر رہ کر تمہاری زیادہ مدد کر سکوں گا۔ تھامس نے کہا، مناسب خیال ہے۔ امبر ان دونوں کو گڑھے میں چھوڑ کر خود تیزی سے باہر نکلا اور جھکے جھکے بھاگ کر قریبی درختوں کے پیچھے جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ جنگل میں مشین گن چلنے کے بعد گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ اب جنگل میں سورج کی روشنی چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ اس روشنی میں امبر نے دیکھا کہ 4 جاپانی مشین گنیں لیے ادھر ادھر کسی کو تلاش کرتے جھاڑیوں میں تلوار چلاتے چلے آ رہے ہیں۔ وہ جھاڑیوں کی اوٹ میں ہو گیا۔ جاپانی اس کے قریب سے گزرنے لگے تو ایک سپاہی بولا، وہ بھاگ کر کہاں جا سکتا ہے، آخر پکڑا جائے گا۔ دوسرے نے کہا، میں تو تھک گیا ہوں بھائیو، اس امریکی ہواباز کے بچے نے ہمارا برا حال کر دیا ہے۔ تیسرا سپاہی کہنے لگا، ویسے وہ جنگل کے اسی حصے میں کسی جگہ چھپا ہوگا۔ چوتھا بولا، اور کمبخت وہ امریکی قیدی بھی آج تو صبح ہمارے حوالات سے بھاگ گیا ہے، کمبخت اسے بھی تو ساتھ ہی ساتھ تلاش کرنا ہے، کوئی ایک مصیبت ہو تو بتائیں۔ آؤ دوستو، اس جگہ کچھ دیر آرام کرنے بیٹھتے ہیں۔ امبر خاموشی سے جھاڑیوں میں چھپا ان جاپانی سپاہیوں کی باتیں سن رہا تھا۔
चारों सिपाही पास ही दरख्त के साए में बैठ गए। कुछ देर बातें करने के बाद वो उठ खड़े हुए। अंबर को यही फिक्र थी कि कहीं वो उस गड़े की तरफ न चले जाए जहां एमिली और उसका खामन थॉमस छुपे हुए थे, लेकिन वो गड़े से आगे गुजर गए। अंबर ने इत्मीनान का सांस लिया। अभी वो उठकर वापस गड़े में जाने की सोच ही रहा था कि झाड़ियों में किसी के भागने की आवाज आई। अंबर के कान खड़े हो गए। उसने उस तरफ देखा जिधर से आवाज आई थी। वहां कोई इंसान नजर न आया। अंबर ने सोचा कि जरूर ये कोई जानवर होगा जो झाड़ियों में भागते भागते रुक गया होगा। वो उठने ही लगा था कि आवाज फिर आई। अंबर जल्दी से दरख्त की ओर में आ गया। उसने देखा कि एक गोरा चिट्टा नाटे कद का गोल मटोल आदमी हवाबाजों का लिबास पहने झाड़ियों में छुप छुप कर आगे बढ़ता चला रहा है। अंबर समझ गया कि यही वो हवाबाज है जो जलते तैयारे में से कूदा था और जिसकी तलाश में जापानी सिपाही फिर रहे हैं। हवाबाज जब अंबर के करीब से गुजरने लगा तो अंबर ने उठकर कहा, रुक जाओ। हवाबाज ने पिस्तौल निकाल लिया। अंबर ने जल्दी से कहा, पिस्तौल मत चलाना, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अंबर को डर था कि अगर उसने पिस्तौल का फायर कर दिया तो उसकी आवाज़ सुनकर जापानी सिपाही वापस आ जाएंगे और फिर अमरीकी हवाबाज की जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। हवाबाज ने पिस्तौल उसी तरह अंबर की तरफ तान रखा था और उसे हैरत से तक रहा था। तुम कौन हो? तुम बड़ी रवानी से अंग्रेजी बोल रहे हो। अंबर ने कहा, मैं इतनी जल्दी अपना तारुफ नहीं करवा सकता। बहरहाल तुम्हारे लिए इतना कह देना काफ़ी है कि मेरा नाम अंबर है, मैं तुम्हारा हमदर्द हूँ। यहाँ करीबी गढ़ में एक अमरीकी जोड़ा भी पनाह लिए हुए। मैं वहाँ से तुम्हारी तलाशी के वास्ते निकला था, आओ मेरे साथ। अमरीकी हवाबाज ने पिस्तौल जेब में रख लिया और अंबर के पीछे चल पड़ा। गड़ा पास ही था। अंबर उसे लेकर गड़े में आ गया। उसका एमिली और थॉमस से तारुफ करवाया गया। वो बड़ा खुश हुआ कि उसे पनाहगाह मिल गई, वरना वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा था। कहने लगा, फिर भी हम लोग अभी खतरे में हैं। इस गड़े में हम लोग ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते। जापानी मेरी तलाश में है और यहाँ भी पहुंच जाएंगे। थॉमस ने पूछा, फिर तुम्हारे ख्याल में हमें क्या करना चाहिए? हवाबाज बोला, यहाँ से निकलकर किसी और जगह छुप जाना चाहिए। एमिली बोली, कोई और जगह यहाँ कौन सी हो सकती है? अंबर ने कहा, समंदर के किनारे नारियल के दरख्तों में एक जगह चट्टानें उभरी हुई हैं, उनमें कहीं छुपने को जगह बनाई जा सकती है, लेकिन वहां भी जापानियों का खतरा मंडलाता रहेगा। थॉमस ने कहा, लेकिन हम कश्ती में सवार होकर यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते? हवाबाज ने कहा, इस जजीरे के इर्द गिर्द के सारे समंदरों पर जापानियों का कब्जा है। उनके जंगी जहाज दिन रात फिरते रहते हैं। अगर हम कश्ती में सवार होकर चल पड़े तो जापानी जहाज़ों से बचकर निकल जाना बड़ा मुश्किल होगा। एमिली ने कहा, लेकिन हम यहाँ भी तो नहीं रह सकते। थॉमस ने कहा, उसके लिए हमें गौर करेंगे। मेरा ख्याल है अभी अंबर की हिदायत के मुताबिक साहिल समंदर की चट्टानों में जाकर छुप जाना ही बेहतर रहेगा। अंबर ने कहा, तो गोया आप लोग तैयार हैं कि हम साहिली चट्टानों में जाकर पनाह ले लें? बिल्कुल तैयार हैं, एमिली ने जवाब दिया। बहुत खूब, अंबर बोला, आज शाम अंधेरा हो जाने के बाद हमें वहां चले जाना होगा। शाम हुई और चारों तरफ रात का शुरू का हल्का हल्का अंधेरा फैला तो ये लोग गड़े में से निकलकर एक एक करके आगे पीछे होकर छुपते छुपाते समंदर की तरफ रवाना हो गए। समंदर तक पहुंचने के लिए उन्हें एक टीले की चढ़ाई चढ़कर फिर नीचे उतरना पड़ा। सामने दूर समंदर का पानी रात के अंधेरे में नजर आ रहा था। जरा दूर जुनूब की तरफ भूरे रंग की चट्टानें इस तरह उभरी हुई थी जैसे ऊंट बैठे हों। अंबर ने चट्टानों की तरफ इशारा करके कहा, हमें उन चट्टानों के दरमियान पहुंचना है। वहां इस किस्म के गार हैं कि पानी दूर तक अंदर चला गया है, लेकिन ये पानी घुटने घुटने है और आगे जाकर खुश्क हो जाता है। किसी को शक भी नहीं पड़ सकता कि अंदर कोई होगा। वो झाड़ियों, दरख्तों, टीलों की ओर से होते हुए समंदर के किनारे रेत पर आ गए। अब रात का अंधेरा चारों तरफ फैल रहा था, मगर सामने चांद निकल आया जिसकी रोशनी में समंदर साफ नजर आने लगा। अंबर ने एक जगह रुककर कहा, इस रोशनी में खतरा है कि ऊपर किसी पहाड़ी से कोई जापानी सिपाही हमें देख न ले, इसलिए एक एक करके झुक कर बल्कि रेंग कर रेत पर से गुजरना होगा। वो झाड़ियों में रुके खड़े थे। सामने चट्टानों का सिलसिला था जो समंदर के साथ साथ मशरिक की तरफ घूम गया था। बीच में रेत का छोटा सा मैदान था, बस ये मैदान उन्हें पार करना था। चांदनी ने काम खराब कर दिया था, नहीं तो ये मैदान अंधेरे में वो बड़े आराम से पार कर जाते। अंबर ने सबसे पहले हवाबाज की तरफ इशारा किया, मिस्टर जिमी, पहले तुम चलो। हवाबाज जिमी झाड़ियों में से निकला और रेत पर औंधे मुंह लेट गया और फिर उसने घुटनों और हाथों के बल रेंग कर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। रेंगते रेंगते हुए चट्टानों के पास पहुंच गया। उसके बाद अंबर ने थॉमस को इशारा किया। थॉमस भी उसी तरह रेत पर रेंगते रेंगते आखिर चट्टानों के पास पहुंच गया। फिर एमिली भी रेत का साहिल अबूर कर गई। सबसे आखिर में अंबर ने मैदान पार किया। वो लोग चट्टानों की ओट में होकर खड़े थे। अंबर ने जाकर उन्हें अपने पीछे पीछे चलने को कहा। अंबर उन्हें चट्टानों में घुमा फिराकर एक गार के सामने ले गया। उस गार का मुंह नीचा था और उसमें सर झुकाकर जाना पड़ता था। ये गार काफी लंबी है। गार में पानी था। अंबर पानी में दाखिल हो गया। पानी उसके घुटनों तक आ गया। फिक्र न करो, पानी आगे जाकर थोड़ा हो जाता है। थॉमस, एमिली और हवाबाज भी पानी में दाखिल हो गए। समंदर का पानी ठंडा था। उन्हें लेकर अंबर जरा आगे गया तो गार बाएं जानिब घूम गई और पानी भी कम हो गया। कुछ दूर जाकर पानी खुश्क हो गया। यहाँ रोशनी बिल्कुल नहीं थी। अंबर ने कहा, आगे एक चौकोर सा कमरा बन गया है जिसकी छत ऊंची है। कहते हैं किसी जमाने में यहाँ समंदरी डाकू पनाह लिया करते थे और अपना लूटा हुआ माल छुपा कर रखा करते थे। थॉमस बोला, ये तो मुझे अली बाबा का गार लगता है जिसके बाहर जाकर वो खुल जा सिम सिम कहा करता था और गार का मुंह खुल जाया करता था। अंबर मुस्कुराया। ये अली बाबा के गार से भी ज्यादा खतरनाक गार हैं क्योंकि यहाँ जापानी किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई जाकर उन्हें हमारे बारे में खबर करे तो, वरना वो इस जगह से वाकिफ नहीं है। एमिली ने कहा, अंबर भाई, तुम तो कहते थे कि ये जगह बड़ी महफूज है।
अमर बोला, सिर्फ इस सूरत में अगर जापानियों का हमारे बारे में इल्म हो जाए, क्योंकि फिर यहाँ से फरार का कोई रास्ता नहीं है। आगे से ये गार बिल्कुल बंद हो जाता है। थॉमस ने कहा, मगर यहाँ तो बड़ी ताज़ा हवा आ रही है, ये हवा कहाँ से आती है? अमर बोला, इस चट्टान की छत में किसी जगह कुछ सुराख पैदा हो गए हैं, ये ताज़ा हवा उन सुराखों में से आती है। मेरा ख्याल है हमें आगे चलना चाहिए। अमर उन लोगों को लेकर गार के चौकोर कमरे में आ गया। हवाबाज ने लाइटर जलाया तो मालूम हुआ कि उसकी छत ऊंची है और दीवारों के पत्थर उभरे हुए हैं। फर्श पर भी जगह जगह पत्थर बिखरे पड़े थे। लाइटर बुझ गया। हवाबाज ने जेब से एक सफ़ेद रंग की टिकिया निकालकर उसे आग दिखाई। ये टिकिया दिए की तरह जलने लगी। अब वहाँ हल्की हल्की रोशनी हो गई। ये लोग गड़े से अपने साथ नारियल और कुछ फल भी थैले में भर कर ले आए थे। नारियल का पानी पीने के लिए था, क्योंकि समंदर का पानी कड़वा और भारी होता है, वो पी नहीं सकते थे। हवाबाज के पास उस इलाके का नक्शा था। उसने जेब में से नक्शा निकालकर रोशनी में फैला दिया। वो पेंसिल लेकर बोला, इस नक्शे के हिसाब से हम बहरुल काहिल के जुनूब में हैं। यहाँ से मशरक में जापान के इलाके हैं, मगरिब में कोई 2000 मील के फासले पर ऑस्ट्रेलिया है। अगर हम यहाँ से किसी न किसी तरह कश्ती पर बैठकर निकल भी जाएं, तो हम एक छोटी सी कश्ती में 2000 मील का फासला आसानी से तय नहीं कर सकेंगे। थॉमस ने कहा, क्या हम जंग खत्म होने तक यहाँ इंतजार करेंगे? हवाबाज ने कहा, नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं, मगर अभी हमारे सामने कोई ऐसी तरकीब भी नहीं है कि यहाँ से फरार हो सकें। एमिली ने आह भरी, मुझे तो ऐसे लगता है कि इस गार में हमारी कब्रें बनेंगी। हमें नाउमीद नहीं होना चाहिए। अंबर ने कहा, कोई ना कोई तरकीब सोच लेंगे हम लोग, आप घबराएं नहीं। हवाबाज बोला, सिर्फ एक सूरत हमारी यहाँ से बचकर निकलने की हो सकती है, और ये कि हम किसी तरह जापानियों का छोटा जंगी स्टीमर चुरा कर यहाँ से भाग निकले। थॉमस ने कहा, यह बड़ी मुश्किल बात है। जापानी इतने अहमक नहीं है कि आसानी से एक जंगी स्टीम हमारे हवाले करके खामोश तमाशाई बने हमें देखते रहेंगे। अगर हम उनके नरगे से निकल भी गए तो उनके हवाई जहाज बम मार मार कर हमारे स्टीमर को तबाह कर देंगे, फिर हमारी लाशें मछलियां खा जाएंगी। एमिली सहम गई। मेरे खुदा, अंबर ने कहा, यह काम आप मुझ पर छोड़ दें। हवाबाज ने कहा, तुम क्या कर लोगे? आखिर तुम भी हमारी तरह के इंसान हो, बल्कि तुमको तो फौजी बातों का मुझसे ज्यादा इल्म भी नहीं है। अंबर हंसा, इसमें कोई शक नहीं कि मैं भी तुम्हारी तरह का इंसान हूँ और फौजी बातें भी तुमसे ज्यादा नहीं जानता, मगर फिर भी जो मैं आप लोगों की मदद कर सकता हूँ वो आप नहीं कर सकते, बल्कि सोच भी नहीं सकते। हवाबाज जलाकर बोला, मैं नहीं मानता। तुमने मुझे पनाह दी, तुम्हारा शुक्रिया, मगर तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो। एमिली और थॉमस खामोशी से हवाबाज को तक रहे थे। वो अंबर कोई गैर मामूली ताकत को देख चुके थे। उन्हें मालूम था कि अंबर किस कदर ताकत वाला इंसान है। जब उन्होंने देखा कि हवाबाज बहुत गरूर की बातें कर रहा है, तो थॉमस ने कहा, मिस्टर जिमी, इस बात को यहीं खत्म किया जाए तो बेहतर है, क्योंकि हम सब एक ही कश्ती में सवार हैं और हमें लड़ाई झगड़े के बजाय आपस में सलूक से रहना चाहिए। अंबर कुछ समझ गया कि थॉमस और एमिली नहीं चाहते कि हवाबाज से उलझा जाए, चुनाचे वो भी खामोश रहा। रात उन्होंने कुछ सोकर बातें करके गुजार दी। सुबह हुई तो कमरे में चट्टान की छत में कहीं से हल्की हल्की रोशनी आने लगी थी। कमरे में रोशनी हो गई। उन्होंने नारियल का नाश्ता किया। अब वो जापानी स्टीमर के चुराने के बारे में मशवरे करने लगे। हवाबाज ने कहा, मैंने हवाई जहाज में इस जजीरे पर कई चक्कर लगाए हैं। मैं जानता हूं कि यहाँ जजीरे के जनूबी साहिल पर जापानियों के कुछ छोटे जहाज हर वक्त खड़े रहते हैं। उन जहाज़ों पर सिर्फ एक तैयारा शिकन तोप लगी होती है। असल में ये छोटे स्टीमर घूम फिर कर हवाई जहाज को मार गिराने का काम करते हैं। थॉमस ने कहा, इन जहाज़ों पर जापानियों का जबरदस्त पहरा लगा होगा। ऐसी सूरत में उन्हें वहां से निकालना बड़ी मुश्किल बात होगी। हवाबाज ने कहा, यह तो ठीक है, मगर हमें हर हालत में एक स्टीमर वहां से चुरा कर लाना होगा। एमिली बोली, जब हम में से कोई स्टीमर उड़ा लाएगा तो उसकी आवाज आएगी, जापानी होशियार हो जाएंगे। हवाबाज ने कहा, कोशिश ये होनी चाहिए कि स्टीमर को किसी बड़े रस्से की मदद से खींच कर लाया जाए ताकि इंजन चलने की आवाज ना आए, और यह काम रात के अंधेरे में किया जा सकता है। अंबर ने कहा, मेरा ख्याल है मिस्टर जिमी, तुम इस काम के लिए बिल्कुल ठीक रहोगे, क्योंकि फौज और जहाज़ों के बारे में तुम्हारा इल्म हमसे ज्यादा है। हवाबाज ने चौंक कर अंबर की तरफ ऐसे देखा, उसे यकीन नहीं था कि इतना मुश्किल काम उसे सौंपा जाएगा। थॉमस ने कहा, मेरा ख्याल है कि हम सबको मिलकर ये काम करना चाहिए। अंबर बोला, सारे नहीं कर सकते, सिर्फ एक आदमी को ये काम करना होगा, और हवाबाज जिमी से ज्यादा लायक आदमी इस वक्त हमारे पास कोई नहीं है। हवाबाज समझ गया कि अंबर उसे फंसाना चाहता है। ये काम मैं जरूर करता अगर इन समंदरों के बारे में मेरा कोई तजुर्बा होता। मैंने हवाई जहाज में जरूर यहाँ के चक्कर लगाए हैं, मगर इस जजीरे पर कभी नहीं आया। अंबर खामोश रहा, एमिली भी खामोश थी। थॉमस ने मुस्कुराते हुए कहा, अंबर, ये काम तुम क्यों अपने जिम्मे नहीं ले लेते? अंबर ने कहा, मैं तो एक कमजोर इंसान हूँ मिस्टर जिमी, बहुत ताकत और तजुर्बाकार हैं, भला इनसे ज्यादा बेहतर तरीके से ये काम दूसरा कौन कर सकता है? हवाबाज ने गर्दन ऊंची कर ली। अपनी तारीफ सुनकर वो बड़ा खुश हो रहा था। वैसे भी वो अंबर के मुकाबले में अपने आप को बहुत बुलंद ख्याल कर रहा था। वो बातें कर रहे थे कि उनके पीछे से एक सुर्ख रंग का लंबा सांप निकल आया। उसका सर स्याह था और बाकी जिस्म लाल था, जिस पर सब्ज रंग के धब्बे पड़े थे। ये सांप उस जजीरे का सबसे जहरीला सांप था। कहते हैं ये सांप अगर किसी को काट ले तो वो 1 मिनट के अंदर अंदर मर जाता है और उसका सारा जिस्म सुर्ख हो जाता है और उस पर काले धब्बे पड़ जाते हैं। सांप थॉमस के पीछे जो पत्थर था वहां से निकला। उधर अंधेरा था। थॉमस के पीछे से होकर सांप आगे बढ़ा तो रास्ते में अमेरिकी हवाबाज जिमी का पांव आ गया। जिमी हवाबाज ने बेख्याली में पांव बदला तो सांप की गर्दन पर पड़ गया। बस फिर क्या था,
सांप गुस्से से फुनकारा। इससे पहले कि उसकी पुकार सुनकर अंबर उसे पकड़ता, सांप ने हवाबाज की पिंडली पर काटा और भागकर अंधेरे में गुम हो गया। एमिली ने सांप को काटते देख लिया था। सांप, वो चीखी। हवाबाज पिंडली पकड़कर बैठ गया। उसके जिस्म में सुइयां सी चुभने लगी। उसे यूं लगा जैसे उसकी जान निकल रही हो। थॉमस ने उसकी पिंडली पर कपड़ा लपेट दिया। अंबर ने पिंडली को देखा जहां सांप ने काटा था, वहां से खून निकल रहा था। अंबर को नाग ने एक मंत्र सिखा दिया था जिसकी मदद से सांप के कांटे का इलाज हो जाता था, बल्कि जो सांप काटता था वो खुद आकर जहर चूस लेता था। हवाबाज ने अंबर की तरफ देखा। अंबर ने कहा, फिक्र न करो मिस्टर जिमी, तुम मरोगे नहीं। और फिर अंबर ने पिंडली के जख्म पर हाथ रखकर नाग का बताया हुआ मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। हवाबाज नाउमीद हो चुका था। उसे यकीन था कि अब कुछ नहीं हो सकता, उसे मौत से कोई नहीं बचा सकता। थॉमस और एमिली को अलबत्ता कुछ यकीन सा था कि अंबर उसे मौत के मुंह से बचा लेगा। अंबर मुंह ही मुंह में नाग के बताए हुए मंत्र को पढ़ रहा था। उधर सांप समंदर की तरफ गार में चला जा रहा था कि अचानक उसे एक झटका सा लगा और पीछे को भागा। यूं लग रहा था जैसे कोई जबरदस्ती उसे पीछे खींच रहा हो। उसकी आंखों के सामने शीश नाग देवता आन खड़ा हो गया और बोला, वापस जाकर उस जिस शख्स को तुमने काटा है उसका जहर चूस लो, जल्दी करो। सांप ने शीशनाग देवता को देखा तो कांपने लगा। वहीं से बिजली किसी तेजी से वापस हो गया। उधर अंबर हवाबाज की पिंडली पर उंगली रखे मंत्र पढ़े जा रहा था। गार की हल्की हल्की रोशनी में लोगों ने देखा कि सुर्ख रंग का ये सांप दौड़ा चला आ रहा है। एमिली और थॉमस सांप को देखकर भागकर दीवार के साथ लगे पत्थरों पर जाकर खड़े हो गए। एमिली का रंग जर्द हो गया। हवाबाज भी लरज उठा कि ये फिर उसे हलाक करने आ गया है। अंबर खामोश था। उसने पिंडली के जख्म पर से उंगली उठा दी। सांप ने करीब आकर फन उठाया और जख्म पर मुंह रख दिया। हवाबाज की चीख निकल गई, ये मुझे मार डालेगा। खामोशी से बैठे रहो, अंबर ने कहा। सांप ने जख्म पर मुंह रखकर सारे का सारा जहर चूस लिया और फिर अंबर के आगे सर झुकाकर गोया सलाम करके वहां से चला गया। सांप के जाने के बाद हवाबाज की हालत बेहतर होने लगी और थोड़ी देर बाद वो उठकर बैठ गया। वो अंबर की तरफ यूं देखने लगा जैसे उसके एहसान के बोझ तले दबा जा रहा हो। उसने अंबर का हाथ थाम कर कहा, भाई अंबर, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हारे बारे में ऐसी बातें कह दी थी जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूं। थॉमस और एमिली मुस्कुरा रहे थे। अंबर ने कहा, कोई बात नहीं मिस्टर जिमी, वैसे इंसान को चाहिए कि वो कोई बात ऐसी मुंह से ना निकाले जिसके लिए उसे बाद में पछताना पड़े। हवाबाज ने कहा, मैं सारी जिंदगी तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। तुमने मेरी जान बचाकर मुझे खरीद लिया है। अंबर ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, ये मेरा फर्ज था जो मैंने पूरा किया। उसके बाद वो सब सर जोड़कर बैठ गए। आखिर यही फैसला हुआ कि अंबर ही उनके फरार होने का बंदोबस्त करेगा। दोपहर को उन्होंने फिर नारियल खाए। यूं उन्हें गार में रहते 3 दिन हो गए। एमिली तो सूरज की रोशनी और आसमान देखने को तरस गई। खाने पीने की चीजें यानी नारियल भी खत्म हो गए। वैसे भी वो नारियल खाते खाते तंग आ गए थे और कमजोर होने शुरू हो गए थे, क्योंकि नारियल में भला कितनी ताकत होती है। चौथे रोज थॉमस ने कहा, अंबर भाई, आखिर हम यहाँ कब तक जिंदा रह सकेंगे? मेरा तो ख्याल है कि हमें अब यहाँ से कश्ती पर ही निकल चलना चाहिए। अंबर ने कहा, यह खतरनाक बात होगी। यहाँ हमें नारियल का पानी तो मिल रहा है, समंदर में हम प्यासे मर जाएंगे। हवाबाज ने कहा, क्या मैं कोई हवाई जहाज नहीं चुरा सकता? अंबर ने कहा, अगर तुम हवाई जहाज चुरा भी लो तो उसका पीछा किया जाएगा और जापानी जहाज उसे तबाह करके ही दम लेंगे। यहाँ जापानियों का बाकायदा हवाई अड्डा है। थॉमस ने कहा, फिर क्या किया जाए? अंबर बोला, मैं आज रात फिर साहिल समंदर पर जाकर स्टीमर चुरा कर लाने की कोशिश करूंगा। अगर मुझे देर हो जाए तो परेशान नहीं होना। आधी रात को अंबर गार से निकलकर समंदर के किनारे किनारे जजीरे के उस इलाके की तरफ चल पड़ा जिधर जापानियों ने छोटे जंगी स्टीमर खड़े कर रखे थे। कोई 2 घंटे बाद अंबर वहां पहुंच गया। उसने एक जगह छुपकर देखा, किनारे किनारे 3 जहाज खड़े थे। एक छोटा स्टीमर जरा फासले पर अकेला खड़ा था। अंबर ने सोचा कि जहाज चुराया जा सकता है, मगर किस तरह? क्योंकि रस्से की मदद से उस जहाज को खींच कर ले जाना बच्चों जैसी बात थी। अंबर ने सोचा कि अगर किसी तरह वो इस जहाज पर पहुंच जाए और जहाज की ड्राइवर को काबू करके उसे कहा कि जहाज को आगे ले चलो तो काम बन सकता है। बहरहाल जहाज पर पहुंचना बहुत जरूरी था। अंबर छुप छुप कर चलता जहाजों के पास पहुंच गया। उसके पास कोई पिस्तौल वगैरह नहीं था। यहाँ अंधेरा था और जहाज समंदर में खामोश खड़े थे। अंबर देर तक वहीं खड़ा जहाजों को तक देखता रहा। बड़े जहाज दूर दूर थे, उनमें कहीं कहीं रोशनी हो रही थी। 3 स्टीमर एक जगह खड़े थे। एक स्टीमर सबसे अलग एक जगह खड़ा था। अंबर उस पर कब्जा करना चाहता था, बस वो रेत पर रेंगता हुआ उस स्टीमर की तरफ रेंगने लगा। आखिर वो समंदर की लहरों के पास पहुंच गया। समंदर सुकून में था। दूर दूर से पानी की लहरें आकर रेत पर बिछ जाती और फिर वापस चली जाती। अंबर स्टीमर के पीछे आ गया। उसने पानी में उतरकर स्टीमर की दीवार की तरफ तैरना शुरू कर दिया। तैरते तैरते वो स्टीमर के पास पहुंच गया। ये लोहे की छोटी सी सीढ़ी थी। अंबर ने सीढ़ी को पकड़ लिया और आहिस्ता आहिस्ता पांव रखता ऊपर चढ़ने लगा। वो जहाज के डेक तक आ गया तो उसने जहाज की दीवार के ऊपर से सर निकालकर देखा। वहां पर कोई भी नहीं था। अंबर खामोशी और बड़ी एहतियात के साथ डेक पर चढ़ गया और तेजी से चलता एक तरफ लंगर डालने वाली मशीन के पीछे छुपकर बैठ गया। करीब ही छोटी सी लोहे की सीढ़ी नीचे जाती थी। नीचे स्टीमर का इंजन रूम था। ताज्जुब की बात यह थी कि डेक पर कोई सिपाही पहरा नहीं दे रहा था। अंबर ने सोचा कि सीढ़ी उतरकर नीचे जाया जाए और फिर स्टीमर पर कब्जा करने की कोशिश की जाए।
वो ये भी चाहता था कि सबसे पहले वायरलेस सेट को किसी भी कब्जे में ले लेना या तबाह कर देना होगा, क्योंकि वायरलेस के जरिए दूसरे जहाज़ों को खतरे से आगाह किया जा सकता है। अंबर अभी नीचे उतरने के बारे में सोच ही रहा था कि नीचे से किसी के ऊपर आने की आवाज़ आई। अंबर मशीन पर डाली तरपाल के पीछे हो गया। सीढ़ी के जंगले पर एक जापानी ने डेक पर आकर टहलना शुरू कर दिया। यही शायद पहरेदार था जो किसी काम से नीचे गया था और अब वापस अपनी ड्यूटी पर आ गया था। अंबर उसकी हरकतों का जायजा लेने लगा। वो कुछ देर छोटे से डेक पर टहलता रहा, फिर जंगले पर झुककर नीचे समंदर के पानी को तकने लगा, फिर वहां से हटकर इधर आ गया जहां अंबर बैठा था। अरे ये मुसीबत किस तरफ से आ रही है, अंबर ने सोचा। जापानी अंबर के बिल्कुल करीब आकर बैठ गया। अंबर और जापानी सिपाही के दरमियान सिर्फ तरपाल का पर्दा था। अंबर को जापानी सिपाही के सांस लेने की आवाज़ तक साफ सुनाई दे रही थी। अंबर ने सोचा कि इस तरह तो जापानी सिपाही भी उसके सांस लेने की आवाज़ सुन रहा होगा। अंबर ने कुछ देर के लिए सांस रोक लिया। बदकिस्मती से एक काली बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती नीचे से सीढ़ियां चढ़कर आ गई। जापानी सिपाही ने उसे पिचकार कर अपने पास बुलाया। बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती जापानी के पाँव में आकर लौटने लगी। अचानक बिल्ली को किसी दूसरे की मौजूदगी का भी एहसास हुआ। उसने मुंह ऊपर उठाकर गर्दन चारों तरफ घुमाई, म्याऊं किया और फिर उछलकर तरपाल की दूसरी जानब जहां अंबर छुपा था आ गई। अब बिल्ली बिल्कुल अंबर के सामने खड़ी उसे तक रही थी और हौले हौले गुर्राने लगी थी। ऐसा लगता था कि उसे किसी अजनबी की मौजूदगी का एहसास हो गया। तोशी, तोशी इधर आओ, जापानी सिपाही ने उसे आवाज़ दी। बिल्ली तो अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रही थी। अंबर परेशान सा हो गया। अब उसे चौकस रहने की जरूरत थी, क्योंकि जापानी इस तरफ आ सकता था। आखिर वही हुआ जिसका उसे डर था। बिल्ली जोर से गुर्राई। अब जापानी को भी खतरे का एहसास हुआ। वो जल्दी से उठा और तरपाल की दूसरी जानिब आकर बिल्ली को देखने लगा, मगर बिल्ली पर उसकी नज़र बाद में गई। पहले उसकी नज़र अंबर पर पड़ी। वो ठटका सा हैरान हुआ और मशीन गन चलाने वाला था कि अंबर ने उछलकर उसकी गर्दन दबोच ली। बिल्ली गुर्राते हुए भाग गई। जापानी की लाश अंबर ने तरपाल के पीछे छुपा दी, फिर उसकी वर्दी उतारकर खुद पहनी। सर पर जापानी टोपी पहनकर उसका छज्जा नीचे झुका लिया कि कोई आसानी से पहचान न सके। जापानी जुबान तो रवानी से बोल ही लेता था। मशीन गन हाथ में लेकर अंबर सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गया। नीचे उसे कोई इंसान दिखाई तो न दिया। तंग सा रास्ता था जिसकी दोनों जानिब दो कैबिन थे, उनके दरवाजे बंद पड़े थे। अंबर सीधा इंजन रूम की तरफ आ गया। यहाँ एक इंजीनियर इंजन के पैनल के सामने बैठा सो रहा था। अंबर ने उसको दबोचकर उसके मुंह में कपड़ा ठोंस दिया। जापानी इंजीनियर आंखें खोले उसे देखता ही रह गया। अंबर इंजन चलाना जानता था। अब वो सोचने लगा कि इंजन चलाए या नहीं, क्योंकि इंजन चलाने से वहाँ शोर पैदा हो सकता था। लेकिन अंबर इस सुनहरी मौका को हाथ से जाने भी नहीं देना चाहता था। उस वक्त सारे स्टीमर पर उसका कब्जा था। फिर वो क्या करे? फिर उसे ख्याल आया कि अगर वो कम रफ्तार पर इंजन को स्टार्ट कर दे तो उसकी आवाज़ ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकती। वैसे भी ये स्टीमर दूसरे स्टीमरों से जहाज़ों से काफ़ी फासले पर था। अंबर ने इसी फैसले पर अमल किया। उसने इंजन की स्पीड को आखिरी नुक्ते पर लाकर बटन दबा दिया। बड़ी हल्की हल्की गिरगिट गिरगिट की आवाज़ आई और स्टीमर ने आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू कर दिया। अंबर ने उसे दाएं तरफ मोड़ दिया। रात के अंधेरे में स्टीमर चलता हुआ समंदर के उस इलाके में आ गया जहाँ चट्टानें थीं और एमिली वगैरह छुपे हुए थे। उन्होंने गार में बैठे बैठे जब स्टीमर की धीमी धीमी आवाज़ सुनी तो वो भागकर गार से बाहर आ गए। सचमुच एक छोटा सा स्टीमर समंदर में उनके सामने खड़ा था। अंबर ने इंजन बंद कर दिया। एमिली, थॉमस और आवाज़ ने समंदर में छलांग लगा दी और तैरते हुए स्टीमर तक आ गए। उन्होंने डेक पर अंबर को देख लिया था। अंबर ने सीढ़ी लटका दी। सब के सब सीढ़ी पर चढ़कर ऊपर डेक पर आ गए। हवाबाज ने अजीब नज़रों से अंबर को देखते हुए कहा, अंबर, तुमने वाकई कमाल कर दिया, वाकई तुमने कमाल किया। अंबर ने कहा, आप जल्दी से नीचे आ जाओ, डेक पर जापानी हमें देख लेंगे। सब नीचे आ गए। यहाँ उन्होंने एक जापानी सिपाही को देखा जिसकी मशकें कसी हुई थी और मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ था। एमिली ने कहा, इसे यहाँ क्यों रखा हुआ है अंबर? इसे भी समंदर में फेंकते हैं। जापानी सिपाही ने यह सुना तो उसकी आंखें फैल गईं। अंबर ने स्टीमर का इंजन चला दिया। अभी तक स्टीमर हल्की रफ्तार पर चला जा रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता रात के अंधेरे में साहिल से दूर हो रहे थे। खतरा उनके सरों पर मंडला रहा था और वो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे हुए थे। सारा समंदर जापानियों के कब्जे में था। हवाबाज, थॉमस और अंबर कंपास और नक्शा लेकर कैबिन में बैठे गौर कर रहे थे कि उन्हें किस तरफ से स्टीमर को बचाकर ले जाना चाहिए। हवाबाज कह रहा था, रात थोड़ी सी बाकी है, अभी कोई दम में दिन चढ़ जाएगा। हमें दिन चढ़ने से पहले पहले यहाँ से निकल जाना होगा, वरना सुबह की रोशनी में हम बड़ी आसानी से पकड़े जाएंगे। थॉमस ने कहा, सवाल यह कि हम यहाँ से कितनी दूर जाने के बाद अपने आप को महफूज करना होगा। यही कोई 100 मील के फासले पर हम महफूज होंगे। लेकिन एक बात का ख्याल हमें हर वक्त रखना होगा कि इस जजीरे पर जापानियों का हवाई अड्डा भी है, जहाँ उनके 3-4 जहाज और एक हेलीकॉप्टर मौजूद है। उन्हें सुबह पता चल जाएगा कि स्टीमर गायब है। वो हेलीकॉप्टर के जरिए उसकी तलाश में निकलेंगे, चुनाचे वो समंदर में किसी मकाम पर भी हमें आ लेंगे। अंबर ने कहा, तो फिर तो हम हर वक्त खतरे में होंगे। बेशक जापानी बमबार जहाज समंदर में 100 मील के फासले पर भी आकर हम पर बमबारी करके हमें तबाह कर सकते हैं। थॉमस ने कहा, चाहे कुछ भी हो हमें स्टीमर पर ही सफ़र करना होगा। एमिली ने कहा, हमें रफ्तार तेज़ कर देनी चाहिए। हम जितनी भी रफ्तार तेज़ कर लें, सुबह होने तक इस जजीरे से ज़्यादा दूर नहीं होंगे। अंबर ने आखिर में कहा, जो होगा देखा जाएगा, मैं इंजन को पूरी रफ्तार पर छोड़ देता हूँ। और उसने इंजन को पूरी रफ्तार पर कर दिया।
स्टीमर समंदर के पानी को चीरता हुआ तेज रफ्तारी से आगे बढ़ता चला जा रहा था। अब रात ढलना शुरू हो गई थी। सुबह की हल्की हल्की रोशनी फैलने लगी थी। स्टीमर समंदर में आगे ही आगे बढ़ रहा था। आखिर सूरज निकल आया। समंदर पर चारों तरफ रोशनी रोशनी फैल गई थी। अब खतरा ज्यादा हो गया था क्योंकि उनका स्टीमर दूरबीन के जरिए दूर से देखा जा सकता था। अमर ने कहा, हम जजीरे से ज्यादा दूर नहीं है, कम वक्त यहाँ से वो हमें देख सकते हैं। हवाबाज दूरबीन लगाए पहले देख रहा था कि कहीं कोई जापानी स्टीमर उनका पीछा तो नहीं कर रहा। ऊपर आसमान पर भी कोई हवाई जहाज नहीं था। हवाबाज को साहिल पर जापानियों के बहरी जहाज दूरबीन से साफ नजर आ रहे थे। उसने दूरबीन अंबर को देते हुए कहा, काश इसकी रफ्तार ज्यादा हो सकती। थॉमस ने कहा, अगर जापानी जहाज को लेकर आ गए तो हम त्यारा शिकन गोलियों से उन्हें मार गिराएंगे। हवाबाज बोला, थॉमस साहब, जापानियों की तोप से निकला हुआ एक ही गोला हमारे स्टीमर को समंदर की तह में बिठा देगा। उधर की सुनिए। सुबह हुई तो जापानियों ने देखा कि एक स्टीमर गायब है। फौरन खतरे का अलार्म बज गया। उसी वक्त हेलीकॉप्टर उड़ा दिया गया। सबसे पहले हेलीकॉप्टर की आवाज एमिली ने सुनी। उसने शोर मचा दिया, जापानी आ गए। बंधा हुआ जापानी ये सुनकर बड़ा खुश हुआ क्योंकि अब वो आज़ाद हो जाएगा। हवाबाज अंबर और थॉमस ने एमिली की चीखों पुकार सुनी तो जल्दी से डेक पर आ गए। आसमान पर देखा तो दूर एक फौजी जापानी हेलीकॉप्टर उनकी तरफ बढ़ा चला रहा था। जापानी आ गए, तोप का मुंह ऊपर कर दो। हेलीकॉप्टर में बैठे हुए जापानियों ने भी स्टीमर को देख लिया था। उन्होंने रफ्तार तेज कर दी और स्टीमर के सर पर आकर 2 चक्कर लगाए और 3 बम नीचे गिरा दिए। खुशकिस्मती से एक भी बम स्टीमर पर ना गिरा। बम पानी में गिरे जहां हल्के हल्के धमाके हुए और पानी उछलकर स्टीमर के डेक पर गिरा। यह दस्ती बम था। हेलीकॉप्टर के स्टीमर पर फायरिंग शुरू हो गई। गोलियों ने स्टीमर की छत के परखचे उड़ा दिए। एक मस्तूल गिर पड़ा। फर्श 2 जगहों से उखड़ गया। नीचे से हवाबाज ने त्यारा शिकन तोप चलानी शुरू कर दी। उस गन की लंबी गोलियां हेलीकॉप्टर के पेट में जाकर लगी और उसमें सुराख हो गया। हेलीकॉप्टर ऊपर को उड़ा। तोप में से गोलियों की एक बौछार और निकलकर हेलीकॉप्टर के पेट में दाएं पल्लू पर लगी। उस जगह पेट्रोल की टैंकी थी। टैंकी फट गई और हेलीकॉप्टर को आग लग गई। हेलीकॉप्टर शोला बनकर समंदर में गिर पड़ा। एमिली और थॉमस ने तालियां बजाईं। बंधे हुए जापानी का मुंह लटक गया। स्टीमर समंदर में चलता रहा। आखिर हमने उसे मार गिराया, एमिली ने खुश होकर कहा। अंबर बोला, वो फिर आएंगे और इस दफा वो हवाई जहाज लेकर आएंगे और उनके बम भी बड़े होंगे। शायद वो बम उस स्टीमर को अपने साथ ही समंदर के नीचे ले जाए। इसलिए हमें ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, बल्कि सोचना चाहिए कि क्या करें। हवाबाज ने कहा, अंबर, हम सिवाय स्टीमर को समंदर में चलाए रखने के और क्या कर सकते हैं। ठीक है, स्टीमर चलता रहना चाहिए। और जहाज चलता रहा। लेकिन हेलीकॉप्टर के हादसे के कोई आधे घंटे बाद ही नीले आसमान पर एक जापानी बमबार तैयारा गोता मारकर निकल गया। गिड़गिड़ाहट की जोरदार गरज सुनाई दी और अंबर ने डेक पर आकर हवाबाज से कहा, त्यारा शिकन तोप तैयार रखो, जापानी तैयारा दूसरा बम गिराएगा। और ऐसा ही हुआ। पहली बार जापानी जहाज ने झुककर गोता लगाया और निशाना देखा। अब वो दूर से गोता लगाकर आया और स्टीमर के ऊपर से गुजरते हुए बम गिराकर निकल गया। बम काफी बड़ा था, मगर खुशकिस्मती से स्टीमर से काफी फासले पर जाकर गिरा। समंदर में एक जबरदस्त धमाका हुआ और पानी कई 100 फीट उछल कर रह गया। स्टीमर झूलने लगा। जापानी जहाज एक बार फिर आया। अंबर ने एमिली और थॉमस को नीचे पहुंचा दिया। उसने चीखकर कहा, जिमी, तोप का मुंह ऊपर कर दो, जहाज आ रहा है, जाने न पाए। जिमी हवाबाज बनने से पहले त्यारा शिकन तोप का कोर्स भी पूरा कर चुका था। उसका निशाना बड़ा दुरुस्त था। जापानी जहाज गोते में चला रहा था। जब वो स्टीमर के ऊपर से गुजरा तो हवाबाज ने गोलियों की बौछार कर दी। गोलियां सीधी जहाज के परों पर जाकर लगी और पेट्रोल की टैंकी में आग लग गई। जापानी जहाज सीधा आग का शोला बनकर समंदर में गर्क हो गया। एमिली, हवाबाज, जिमी और थॉमस बड़े खुश हुए। अंबर ने खुदा का शुक्र अदा किया कि कम से कम ये बला तो दूर हुई। बाकी जो कुछ होगा उससे निपटने की कोशिश हो जाएगी। जापानी बमबार जहाज को गिरा लेना एक बहुत बड़ा कारनामा था, वरना उसका एक बम स्टीमर पर पड़ जाता तो स्टीमर के उन सब लोगों समेत पर खच्चे उड़ जाते। अब उनका स्टीमर काफी दूर खुले समंदर में निकल आया। जजीरा बहुत पीछे रह गया था। अंबर ने हवाबाज से अपने इस ख्याल को जाहिर किया कि शायद जापानी अब ताकुम न करें, क्योंकि वो छोटे स्टीमर के लिए पहले ही एक हेलीकॉप्टर और एक जहाज की कुर्बानी दे चुके हैं। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त मालूम होता है, लेकिन जापानी होते हैं। तुम उनकी फितरत से वाकिफ नहीं हो। वो एक स्टीमर के लिए अपनी सारी नेवी तबाह करा सकते हैं, मगर इस स्टीमर को नहीं छोड़ेंगे। हाँ, वो अपनी मर्जी से छोड़ दें तो अलग बात है। जजीरा बहुत दूर रह गया था। अंबर, जिमी और थॉमस कैबिन में नक्शा लेकर बैठे थे। एमिली किचन में खाना तैयार कर रही थी। उन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि उनके पास स्टीमर में हफ्ते भर की खुराक मौजूद है। यानी अगर वो दिन में एक बार खाना खाएं और सुबह शाम 2-2 बिस्किट और पानी पर गुजारा करे तो 14 दिन में निकाल सकते थे। चुनाचे उन्होंने यही फैसला किया कि वो दिन में सिर्फ एक बार यानी दोपहर को खाना खाएंगे। पानी के 2 बड़े ड्रम पड़े थे। ये पानी बड़ी आसानी से 10-15 दिन तक काम दे सकता था। एमिली खाना लेकर आई तो वो लोग नक्शे पर झुके हुए थे। अंबर कह रहा था, हम सिवाय ऑस्ट्रेलिया के और किसी तरफ नहीं जा सकते। वही एक मुल्क है जहां हमें पनाह मिल सकती है। हवाबाज ने कहा, हमारा एक तैयारा बरदार जंगी जहाज समुद्र में फिर रहा है। अफसोस के स्टीमर में वायरलेस सेट नहीं है, वरना हम जहाज से मिलाप कर सकते थे। उसी जहाज से मैं अपना तैयारा लेकर उड़ा था।
थॉमस ने कहा, कमबख्त, इस स्टीमर पर वायरलेस सेट कौन उठाकर ले गया? अंबर बोला, अब ये हमारी बदकिस्मती थी कि इस स्टीमर का वायरलेस सेट मरम्मत होने के लिए गया हुआ था। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि अचानक वो जापानी सिपाही अंदर दाखिल हुआ, जिसकी मशकें कसकर उन्होंने कैबिन में डाल रखा था। उस जापानी ने किसी तरह से अपनी मशकें खोल ली थी और पतलून के अंदर छुपाया हुआ खुफिया पिस्तौल निकालकर हाथ में थाम रखा था। हैंड्स अप, जापानी ने टूटी फूटी अंग्रेजी में कहा। अंबर ने खालस जापानी जुबान में कहा, तुम अपनी मौत का आवाज दे रहे हो। तुम हम में से ज्यादा एक आदमी को हलाक कर सकोगे, बाकी तुम पर काबू पा लेंगे और तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जापानी सिपाही ने चौंक कर अंबर की तरफ देखा। तुम जापानी कैसे जानते हो? कैसे? मैं सारी बात जुबानें जानता हूँ। बहरहाल तुम्हारी भलाई इसी में है कि पिस्तौल मेरे हवाले कर दो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम हमारे कैदी हो। जापानी ने गुर्रा कर कहा, तुम जलील दुश्मन हो, मैं खुद भी मर जाऊंगा मगर तुमको भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम में से एक को मार कर मरूंगा। अंबर जापानी के सामने आ गया। तो फिर लो, ये कर लो, मुझे हलाक कर दो। अंबर जापानी की तरफ बढ़ता गया। जापानी पीछे हटा। रुक जाओ, मैं गोली मार दूंगा। अंबर ने कहा, मारो गोली, मारते क्यों नहीं, जलील बुज़दिल कमीने। अंबर दरअसल जापानी को ताव दिला रहा था और यही हुआ। जापानी ने गुस्सा खाकर पिस्तौल का फायर कर दिया। हवाबाज जिमी ने छलांग लगाकर जापानी को दबोच लिया और पिस्तौल छीन लिया। फिर वो परेशानी के आलम में अंबर की तरफ लपका। काश अंबर तुम अपनी जान हम पर कुर्बान न करते। तुमने ये क्या कर दिया? क्योंकि हवाबाज जिमी की आंखों के सामने जापानी की पिस्तौल से निकली गोली अंबर के सीने में लगी थी। अब जो वो देखता है तो अंबर के सामने बड़े पुरसकून से खड़ा मुस्कुरा रहा है। फिर उसने झुककर फर्श पर गिरी हुई वो गोली उठाई जो उसके सीने पर लगी थी और फिर नीचे गिर पड़ी थी। हवाबाज जिमी की आंखें फटी हुई थी, अगरचे एमिली और थॉमसन को हैरानी नहीं हुई थी क्योंकि इससे पहले वो अंबर का करिश्मा ये देख चुके थे। हवाबाज जिमी ने जापानी को कुर्सी के साथ बांध दिया। जापानी भी अंबर को तअज्जुब के साथ तक रहा था कि उस पर गोली का असर क्यों नहीं हुआ। हवाबाज जिमी अंबर के करीब आ गया। उसने अंबर के सीने पर वो जगह देखी जहां गोली लगी थी। वहां यूं लगता था जैसे कहीं गोली लगी ही नहीं, बस कमीज पर हल्का सा धब्बे का निशान था। ये कैसे हो सकता है? अंबर ने कहा। बस कभी कभी हो जाया करता है। उस जापानी को समंदर में फेंक दो, ये दोबारा हमला करेगा और जरूरी नहीं कि हर बार मैं ही इसकी गोली का निशाना बनूं। हवाबाज ने जापानी को कुर्सी समेत उठाकर समंदर में फेंक दिया। स्टीमर खासी रफ्तार के साथ बहा जा रहा था। दोपहर का खाना खाने के बाद हवाबाज जिमी ने अंबर से इधर उधर की बातें शुरू कर दी और फिर पूछा, अंबर मुझे जरूर ये बताओ कि ये कैसे हो गया कि तुम्हें गोली नहीं लगी? क्या तुम अपने सीने में कोई लोहे की चादर छुपा रखी है? अंबर मुस्कुराया। हाँ, मैंने लोहे की चादर सीने के साथ बांध रखी थी। हवाबाज ने कहा, नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं था। मैंने खुद देखा था, तुम्हारी कमीज के अंदर कुछ नहीं था। क्या तुम मुझ पर यह राज अफशा नहीं करोगे? अंबर ने कहा, ये एक राज है जिमी, गहरा राज, मैं तुम पर इसे हरगिज नहीं खोल सकता। बेहतर यह है कि आइंदा सिलसिले में मुझसे कोई सवाल ना करना। हवाबाज जिमी खामोश हो गया। रात आ गई, समंदर पुरसकून था। स्टीमर में तेल उन्होंने चेक कर लिया था। तेल ज्यादा से ज्यादा 3 दिन और चल सकता था। उन्हें सबसे बड़ी परेशानी यही थी कि जब तेल खत्म हो गया तो फिर वो क्या करेंगे। जाहिर है फिर स्टीमर समंदर में लहरों के रहमो करम पर होगा और लहरें उसे वापस भी ले जा सकती हैं। दिन निकल आया, चारों तरफ पानी पानी था। नक्शे के हिसाब से वो बिल्कुल ठीक जा रहे थे। दूसरा दिन भी गुजर गया, तेल खत्म होने का गम बराबर बढ़ रहा था। तीसरा दिन गुजरने लगा, वो डेक पर खड़े होकर दूर दूर तक निगाह दौड़ाते कि शायद कहीं कोई अपना जहाज नजर आ जाए। हवाबाज जिमी को उम्मीद थी कि अमेरिका का तैयारा बरदार जंगी जहाज उन समंदरों में कहीं न कहीं जरूर मिल जाएगा, क्योंकि वो उसी समंदर में गश्त लगा रहा था। सारा दिन गुजर गया, न जमीन का किनारा दिखाई दिया और न कोई बहरी जंगी जहाज ही नजर आया। शाम के वक्त स्टीमर के इंजन के झटके खाने शुरू कर दिए। जिमी, थॉमस और अंबर ने एक दूसरे की तरफ परेशानी से देखा। सबके चेहरे पर एक ही ख्याल था कि तेल खत्म हो रहा है। वो इंजन के पास गए, टैंकी खोलकर देखी, तेल सिर्फ इतना रह गया था कि वह समंदर में ज्यादा से ज्यादा 6-7 मील तक जा सकते थे। और वही हुआ। 7 मील पर जाकर स्टीमर ने गड़ाप गड़ाप की 2-3 आवाजें निकाली और उसका इंजन बंद हो गया। इंजन के बंद होते ही स्टीमर खड़ा हो गया और समंदर की लहरों पर डोलने लगा। ये तो एक ना एक दिन होना ही था, इसका अफसोस करना फजूल है, हवाबाज जिमी ने कहा। थॉमस बोला, तुम्हारा ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है, मगर सवाल यह है कि अब क्या होगा। इस स्टीमर पर अब हमारा इख्तियार नहीं है, इस पर अब समंदर की लहरें हुकूमत करेंगी। ये जिस तरफ भी जाएगा हमें इसके साथ जाना पड़ेगा। अगर हम इसे अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना चाहें तो नहीं चला सकेंगे। एमिली बहुत गमज़दा थी। उसने आह भरकर कहा, कहीं ये समंदर में अपने अंदर गुम तो नहीं कर लेगा। थॉमस ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, दिल हल्का ना करो एमिली, अगर खुदा ने हमारी जिंदगी अभी लिखी है तो ये समंदर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिमी ने दूरबीन लगाकर समंदर में चारों तरफ निगाह दौड़ाई। फिर उसने सर को 2-3 बार नाउमीदी से हिलाकर दूरबीन अंबर को थमा दी। अंबर ने दूरबीन लगाकर देखा, चारों तरफ पानी ही पानी था। उम्मीद की कोई किरण किसी जगह भी नजर नहीं आ रही थी। रात का खाना तो वो कई रोज से नहीं खा रहे थे। एमिली ने बगैर दूध के चाय बनाई, 2-2 बिस्किट हर एक के लिए प्लेट में रखे और मेज पर लाकर रख दिए। चारों ने मिलकर बड़ी बेदिली से चाय पी और बिस्किट खाए। स्टीमर समंदर में लहरों पर एक तरफ बहा चला जा रहा था। जिमी ने कंपास यानी कुतुब नुमा जैकेट की जेब से निकालकर देखा और कहा, हम असली रास्ते से हट गए हैं। इस वक्त हम कुतुब शुमाली से 3 डिग्री नीचे की तरफ जा रहे हैं। थॉमस ने सर खुजाते हुए कहा, भाई चाहे जितनी डिग्री नीचे हो जाए, अब तो हम इन लहरों के रहमो करम पर हैं। ये जिधर ले जाए उधर ही जाना पड़ेगा। दुआ करो कि ये हमें वापस जापानियों के जजीरे में न ले जाए। जिमी बोला,
उधर ये स्टीमर नहीं जा रहा, कम से कम मेरा कुतुबनुमा तो यही कह रहा है। कुछ देर डेक पर बैठा समुद्री हवा में जमीन की खुशबू सूंघने में नाकाम कोशिश करता रहा। फिर वो नीचे आ गया और सोने की कोशिश करने लगा। स्टीमर लहरों पर झकोले खा रहा था, जिसकी वजह से एमिली की तबीयत खराब हो रही थी। रात आधी गुजर गई होगी कि अंबर कैमन से निकलकर ऊपर डेक पर आ गया। दूरबीन उसके पास थी। उसने रात को दूरबीन में से देखने की कोशिश की, उसे कुछ नजर न आया। दूरबीन उसने गले में लटकाई और झुककर समंदर में तकने लगा। लहरें स्टीमर को एक तरफ झुकाए बहाए लिए जा रही थी। अंबर को उस वक्त नाग और मारिया का ख्याल आया। उन्हें याद करके उदास हो गया। नाग कहाँ होगा, मारिया कहाँ होगी? कमबख्त मैं किन लोगों में आकर फंस गया हूँ। अब इनको अकेला भी नहीं छोड़ा जा सकता, तो ये मर जाएंगे। यही सोचते सोचते अंबर नीचे आ गया। एमिली की तबीयत ज्यादा खराब हो रही थी। अंबर ने उसे एक दवाई पिलाई, जिसके बाद उसे नींद आ गई और वो सो गई। समंदर में उनको सफर करते 10 रोज हो गए थे। आसमान पर बादल आ गए और बारिश होने लगी। उन्होंने पानी के खाली ड्रम लाकर डेक पर रख दिए। मूसलाधार बारिश ने ड्रम भर दिए। उन्हें उठाकर नीचे ले गए। रात को तेज हवाएं चलने लगी, जिनकी वजह से स्टीमर ने झकोले खाने शुरू कर दिए। थॉमस ने कहा, लंगर फेंक दो, रोलिंग खत्म हो जाएगी। अंबर ने कहा, यहाँ समंदर बड़ा गहरा है, लंगर किसी जगह नहीं टिक सकेगा। सारी रात तूफान शोर मचाता रहा। दिन चढ़ा तो तूफान खत्म हो चुका था। दिन की रोशनी में उन्होंने देखा कि दूर एक काली लकीर नजर आ रही है। जिमी ने खुश होकर चिल्लाकर कहा, जमीन आ गई, वो देखो सामने काली लकीर। अंबर, थॉमस और एमिली ने भी शौक से उस काली लकीर को देखा। अंबर बोला, क्या मालूम ये दुश्मन का जजीरा है या दोस्त का? थॉमस ने कहा, नक्शे पर इस जजीरे का कहीं नामो निशान नहीं। खुदा जाने ये जजीरा मोंगे का है। ये चट्टानें एक दूसरे के साथ साथ समंदर से सर टिकाए खड़ी हैं। हवाबाज जिमी कहने लगा, दोपहर तक हम इस काली लकीर के पास पहुंच जाएंगे। दोपहर तक काली लकीर काफी हद तक साफ हो गई थी। स्टीमर को लहरें उस जजीरे की तरफ बड़ी तेजी से बहाए लिए जा रही थी। अब उन्हें सबसे बड़ा खतरा यह था कि स्टीमर साहिल की चट्टानों से टकराकर तबाह हो जाएगा। स्याह लकीर अब दरख्तों में तब्दील हो गई थी। ये किसी जजीरे के दरख्त थे जो किनारे किनारे दूर तक चले गए थे। चट्टानें दूर परे रह गई थी। स्टीमर साहिल के साथ साथ उगी हुई ऊंची ऊंची दलदली झाड़ियों में जाकर रुक गया। वो जरा टेढ़ा हो गया। अंबर ने कहा, नीचे उतरने से पहले इत्मीनान कर लेना होगा कि इस जजीरे पर कौन लोग रहते हैं। जिमी ने कहा, यह किस तरह मालूम किया जाएगा? मुझे तो इसका वीरान साहिल देखकर यकीन सा हो रहा है कि यहाँ कोई इंसान आबाद नहीं। थॉमस बोला, इतना जरखेज और दरख्तों से भरा हुआ जजीरा कभी भी आबाद नहीं हो सकता। यहाँ जरूर आदमी रहते होंगे, चाहे वो आदमखोर ही क्यों ना हो। आदमखोर? एमिली ने चीख मारकर कहा। जिमी ने हाथ हिलाकर कहा, एमिली बहन, परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इन इलाकों में आदमखोरों का कहीं नामो निशान तक नहीं। बेफिक्र हो। एमिली ने सहम कर कहा, आदमखोरों का कोई पता नहीं होता। मैंने पढ़ रखा है कि वो इस किस्म के जजीरों पर होते हैं। अंबर ने कहा, किस किस्म के जजीरों पर? एमिली डरते डरते बोली, इस किस्म के जजीरों पर कि जहां समुद्री तूफान के बाद जहाज किनारे पर लगता है और वहां आदमखोर निकलकर उन्हें हड़प कर जाते हैं। जिमी ने कहका लगाकर कहा, ऐसी कोई बात नहीं। थॉमस को उस वक्त जिमी का कहका बड़ा नागवार गुजरा। अंबर ने भी महसूस किया कि इस वक्त जिमी को खुशी का इजहार नहीं करना चाहिए था। उन बेचारों की जान पर बनी थी और वो कहके लगा रहा था। लेकिन बाद में जिमी ने बताया कि कहके लगाकर नफसियाती तौर पर उनके सर का बोझ हल्का कर रहा था। अंबर ने कहा, हमारा स्टीमर इसी जगह रहेगा, आप लोग भी यहीं ठहरे। मैं जजीरे में जाकर मालूम करता हूँ कि यहाँ कौन लोग रहते हैं। खबरदार कोई स्टीमर से नीचे उतरने की कोशिश न करे, मैं जल्द वापस आ जाऊंगा। अंबर सीढ़ी से उतरकर नीचे झाड़ियों की दलदल में से गुजरता साहिल समंदर पर आ गया। जिमी का ख्याल ठीक था। समंदर का किनारा बिल्कुल वीरान था। कहीं कोई चूहा तक नजर नहीं आ रहा था। जहां समंदर खत्म होता था वहां से रेतला जैसा इलाका शुरू होता था जो कुछ दूर तक चला गया था। आगे दरख्तों की कितारें थी और फिर घना जंगल। अंबर भागकर रेतले साहिल से गुजर गया, इस ख्याल से कि अगर जजीरे पर दुश्मन ने अपनी चौकी बना रखी है तो उसकी नजर न पड़ जाए। दरख्तों के नीचे आकर अंबर कुछ देर के लिए रुक गया। उसने दाएं बाएं देखा, बड़ी खामोशी थी। दरख्तों पर कोई परिंदा भी नहीं था। जंगल में बहुत बड़े बड़े दरख्त थे। झाड़ियां जगह जगह उगी थी। फूलों वाली बेलें दरख्तों के ऊपर चढ़ गई थी। या खुदा, इस जजीरे में कोई आबाद भी है कि नहीं? अंबर दिल में ये सोचता हुआ जंगल के किनारे किनारे चल निकला। जंगल आगे जाकर साफ होता गया। अब एक छोटा सा मैदान नजर आया जिसके इर्द गिर्द घने दरख्त थे। वहां कुछ झोंपड़े बने थे मगर वहां कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। अंबर एक दरख्त के पीछे छुपा खड़ा था। उसने सोचा, जरूर ये यहाँ के जंगली लोग हैं। वो दूसरी तरफ से होता हुआ आगे निकल गया। कुछ दूर जाने पर उसने एक आवाज सुनी। यह आवाज किसी जानवर की थी। अंबर ने कान लगाकर उस आवाज को दोबारा सुनने की कोशिश की मगर आवाज दोबारा फिर न सुनाई दी। अंबर जजीरे की दूसरी तरफ निकल आया था। यहाँ सामने समंदर नजर आने लगा। किनारे किनारे नारियल के दरख्तों के झुंड फैले थे। अंबर समझ गया कि यहाँ दुश्मन का कोई अड्डा नहीं, सिर्फ जंगली किस्म के लोग रहते हैं जो शिकार और जंगली फल पर गुजारा करते होंगे। वो समंदर के साथ साथ वापस उस मकाम की तरफ चलने लगा जहाँ स्टीमर खड़ा था। अचानक उसे आसमान पर धुआं सा उठता नजर आया। ये धुआं कैसा है? शायद किसी जंगली ने आग जला रखी है, मगर धुआं ठीक उस जगह से उठ रहा था जहाँ उनका स्टीमर खड़ा था।
अंबर का माथा ठनका। वो डरने लगा। वो मालूम करना चाहता था कि असल बात क्या है। कहीं जंगली लोगों ने उनके स्टीमर को आग तो नहीं लगा दी। और ऐसा ही हुआ था। यानी जब वो करीब गया तो देखा कि उनका स्टीमर समंदर किनारे धड़ाधड़ जल रहा है। अंबर भागकर उस जगह पहुंचा जहां उसने जिमी थॉमस और एमिली को छोड़ा था। तीनों वहां से गायब थे। या खुदा, ये लोग कहां चले गए? कहीं इन्हें जंगली तो उठाकर नहीं ले गए? मगर जंगली लोगों का क्या जरूरत है कि इंसानों को उठाने की? कहीं ये जंगली आदमखोर तो नहीं? अंबर इस ख्याल से कांप उठा। मगर ऐसी बात है तो ये बड़ी भयानक बात होगी। थॉमस, एमिली और जिमी को आदमखोरों से कोई न बचा सकेगा। अंबर ने झुककर रेत पर कदमों के निशान देखे। यहाँ बहुत से इंसानों के नंगे पांव के निशान थे। स्टीमर जलकर राख हो चुका था। अब सिर्फ उसके बचे खुचे टुकड़ों से धुआं निकल रहा था। अंबर कदमों के निशान पर चल पड़ा। ये निशान जंगल में चले गए थे। अंबर कदमों के निशानों का सुराग लेता जंगल में दाखिल हो गया। जंगल में घास की वजह से अंबर जमीन पर पांव के निशान पहचान ना सकता था। फिर भी वो अंदाजे के मुताबिक चलता रहा। उसका रुख उस मैदान की जानिब था जहां दरख्तों की घनी जाओं में उसने कुछ झोंपड़े देखे। अंबर का ख्याल था कि जरूर आदमखोर वहशी उसके साथियों को उन्हीं झोंपड़ों में लेकर गए हैं। चलते चलते जब वो झोंपड़ियों के पास पहुंचा तो देखा कि वहां कोई भी नहीं है। जगह वैसी वीरान थी। अंबर ने झोंपड़ों के अंदर जाकर देखा, सारे झोंपड़े खाली थे। कहीं कहीं मिट्टी के मटके पड़े थे या जमीन पर घास की चटाई बिछी थी। वो झोंपड़ों के बाहर आकर जमीन को देखने लगा। यहाँ जमीन पर भी किसी जगह पांव का निशान न था। अंबर झोंपड़ों के पीछे से होकर जंगल में आ गया। वो सारा दिन जंगल में खाक छानता रहा। उसे किसी जगह भी अपने साथियों को सुराग न मिला। बड़ा परेशान हुआ। शाम हो गई। जंगल में अंधेरा फैल गया। वहां वो रह नहीं सकता था। जंगल के बाहर समंदर के किनारे एक जगह रेत पर लेटकर गया और आसमान पर फैले सितारों को देखकर मारिया और नाग के बारे में सोचने लगा कि वो लोग इस वक्त कहाँ होंगे। उधर जिमी, थॉमस और एमी के साथ ऐसा हुआ कि अंबर के जाने के बाद हवाबाज जिमी ने गैर जिम्मेदारी से काम लेते हुए ऊंची ऊंची आवाज में बातें करना शुरू कर दी। हालांकि अंबर उन्हें ऊंची आवाज में बोलने से मना कर गया था, लेकिन जिमी ने एहतियात ना की। उसकी आवाज एक जंगली ने सुन ली जो इत्तेफाक से जंगल के उसी इलाके में से गुजर रहा था। वो रुक गया। जजीरे पर एक इंसान की आवाज कहाँ से आ गई? उसने झाड़ियों में से झांक कर देखा तो हैरान रह गया। सामने समंदर में एक स्टीमर खड़ा था और वो दो आदमी और एक औरत उसके करीब खड़े बातें कर रहे थे। वो भागकर अपने सरदार के पास गया और सारी कहानी सुना डाली। थोड़ी देर बाद ही जंगली आदमियों ने छुपकर उस जगह को घेरे में ले लिया। जिमी, थॉमस और एमिली बड़े मजे से स्टीमर के करीब खड़े हंस हंस कर बातें कर रहे थे कि सन करके एक तीर आया और जिमी के सीने में खूब गया। वो लड़खड़ा कर गिरा और मर गया। उसके साथ ही जंगली भागकर सामने आए और उन्होंने थॉमस और एमिली के मुंह पर हाथ रखकर उन्हें रस्सियों से बांधा और अपने साथ ले गए। जिमी की लाश के उन्होंने कई टुकड़े किए और आपस में बांट दिए। थॉमस और एमिली का दहशत के मारे बुरा हाल था। एमिली तो बेहोश हो गई। जंगली आदमखोरों ने जिमी की लाश के टुकड़ों को तो भून कर खा लिया और थॉमस और एमिली को जंगल में एक जगह ले जाकर कैद कर दिया। अंबर ने रात बेचैनी से गुजार दी। सुबह सुबह सूरज की हल्की रोशनी के साथ ही वो उठा और जंगल में एक बार फिर अपने साथियों की तलाश में निकल खड़ा हुआ। वो जजीरे के उस इलाके की तरफ आ गया जहां वो पहले नहीं आया था। उधर चट्टाने और छोटे छोटे टीले थे। उन टीलों के दरमियान समंदर का पानी आता और फिर वापस चला जाता था। अंबर जरा आगे गया तो एक चट्टान के साए में आग जल रही और दो वैशी बैठे कुछ खा रहे थे। अंबर छुपकर उन्हें देखने लगा। वो आपस में जंगली जुबान में बातें भी कर रहे थे। चूंकि अंबर हर जुबान समझ लेता था, इसलिए उसने कान खड़े करके वैश्यों की बातें सुननी शुरू कर दी। एक वैशी कह रहा था, सरदार उस औरत से शादी कर रहा है। दूसरा बोला, दूसरे आदमी को मारकर शादी की दावत में पकाया जाएगा। पहला वैशी बोला, औरत खूबसूरत है, काश सरदार उसे भी हिला करके खा जाने का हुक्म देता। उसका सफेद सफेद गोश्त बड़ा लजीज होगा। भाई, उस औरत का साथी भी तो गोरा है, उसका गोश्त भी शादी वाले दिन मजे से खाएंगे। जिस साथी को हमने तीर मारकर हला किया था उसका गोश्त जरा सख्त था। सरदार किस रोज शादी कर रहा है? शायद कल। आज रात औरत के साथी को हलाक करके उसके गोश्त को नमक लगाकर रख दिया जाएगा ताकि दूसरे रोज वो खस्ता हो जाए। अंबर ये बातें सुनकर कांप उठा। तो क्या ये लोग सचमुच आदमखोर हैं? क्या इन्होंने एक आदमी को हलाक करके हड़प कर लिया है? वो कौन है, जिमी या थॉमस? एमिली से सरदार शादी कर रहा था। अंबर परेशान हो गया। अब ये मालूम करना चाहता था कि लोग किस जगह कैद हैं। अंबर ने दोनों आदमखोरों की बातें सुनी और ये पता करने की कोशिश की कि उसके साथ ही किस जगह पर कैद हैं, मगर उनकी बातों से यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। आखिर वो आग बुझाकर उठे और जंगल में एक तरफ को चल पड़े। अंबर ने पीछे पीछे रहकर उनका पीछा करना शुरू कर दिया। यहाँ जंगल बड़ा पेचीदा था, मगर जंगल में पगडंडी बनी हुई थी। मालूम होता था कि आदमखोर उस पगडंडी पर से अक्सर आते जाते रहते हैं। दिन का वक्त था, सूरज निकला हुआ था, मगर घने जंगल की वजह से सूरज की रोशनी बहुत कम उस जगह आ रही थी। अचानक चलते चलते एक वहशी रुक गया। उसने पलट कर देखा, अंबर जल्दी से एक जगह छुप गया। दूसरे ने पूछा, क्या बात है? पहला वहशी थूथनी सुकेड़ कर फिजा में सांस भर कर बोला, मुझे किसी अजनबी इंसान की बू आ रही है। दूसरा वहशी हंसा, अरे इन इंसानों की बू आ रही होगी जिन्हें सरदार ने कैद कर रखा है, चलो चलकर उनका हाल मालूम करते हैं। दूसरा वैशी सर झटक कर चलने लगा। अंबर ने सोचा, देखो इस कमबख्त वैशी आदमखोर की हिस्स कितनी तेज है कि इतनी दूर से घने जंगल में उसने अंबर की बू सूंघ ली है। अंबर ने दोबारा ताक़ुब करना शुरू कर दिया, मगर अब वो बड़ी एहतियात से चल रहा था। चलते चलते दोनों वैशी एक टीले के दामन में आ गए। अंबर ने देखा कि यहाँ एक बहुत बड़ी झोंपड़ी बनी हुई है, जरूर उसमें कबीले का सरदार रहता होगा।
दोनों वैशी झुककर झोंपड़ी में दाखिल हो गए। फिर किसी तरफ से 3 वैशी और आए और वो भी झोंपड़ी में चले गए। एक जानिब से 2 औरतें आईं, उनके साथ एमिली भी थी। अंबर ठिठक गया। एमिली के दोनों हाथ पीठ पर ले जाकर रस्सी से कसकर बांध दिए गए थे। उसका रंग जर्द हो रहा था और वो खौफ के मारे कांप रही थी। पीछे पीछे 4 वैशी हाथों में निज़ल लिए पहरा देते चले आ रहे थे। एमिली को भी झोंपड़े में ले जाया गया। थोड़ी देर बाद उसे बाहर निकाला गया और औरतें उसे लेकर जंगल में एक तरफ को चली गईं। अंबर समझ गया कि एमिली को जंगल में किसी जगह कैद रखा हुआ है। इस तरह उसके खामिन थॉमस को भी कैद कर रखा होगा। मगर सवाल यह था कि उन दोनों मर्दों में कौन मरा था, जिमी या थॉमस? बस यही एक सवाल था जो उसे परेशान कर रहा था। अंबर वापस चला गया। उसने सारा दिन जंगल में एक टीले के साए में गुजारा। वो चाहता था कि रात का अंधेरा फैल जाए तो अपनी मुहिम शुरू करे। आखिर खुदा खुदा करके शाम हुई। फिर रात का अंधेरा जंगल में चारों तरफ फैल गया। अंबर छुप छुप कर चलता हुआ जंगल के उस इलाके में आ गया जहाँ उसके ख्याल के मुताबिक एमिली वगैरह कैद थे। उसने अंधेरे में एक रोशनी को देखा। वो उस रोशनी की तरफ चलने लगा। जंगल में ये रोशनी आगे जाकर एक दरख्त के नीचे छोटी सी झोंपड़ी के अंदर से आ रही थी, जहाँ शायद मिट्टी का कोई दिया रोशन था। जरूर एमिली उसी जगह कैद है। अंबर झाड़ियों में से होकर झोंपड़ी के पीछे आ गया। वो बड़ी एहतियात से इस तरह चल रहा था कि चलने से पत्तों की खड़खड़ाहट पैदा न हो। लेकिन झोंपड़ी के बाहर पहरा देने वाले जंगली वैशी भी जंगल के रहने वाले थे। वो दूर से हर किस्म की आवाज़ सुन लेते थे। एक वैशी ने खड़खड़ाहट की आवाज़ सुनी तो दूसरे से कहा, शायद कोई जंगली दरिंदा आ रहा है, तुम यहीं ठहरो, मैं उसे मार कर लाता हूँ। पहला वैशी पहरा देता रहा। उधर बड़ा जिस तरफ अंबर झाड़ियों में छुपा हुआ था। अंबर ने वैशी को झुक कर आते देख लिया। वो भी चौकन्ना हो गया। उसने अपने जिस्म की सारी ताकत को एक जगह जमा कर लिया। वो पीछे हो गया ताकि वैशी आगे चला जाए। जो ही वैशी अंबर के आगे से गुजरने लगा, अंबर ने एकदम से झाड़ियों में से निकलकर वैशी की गर्दन पर ऐसा हाथ मारा कि उसका मनका टूट गया और वो कोई बगैर आवाज़ पैदा किए गिरा और मर गया। अंबर अपने झोंपड़े की तरफ खिसकने लगा क्योंकि उसे मालूम था कि सरदार के हुक्म से एमिली को उसे झोंपड़े में रखा गया है। पास जाकर मालूम हुआ कि झोंपड़ा छोटा सा है और उसके एक सुराख में से हल्की हल्की रोशनी बाहर आ रही है। ये सुराख दिए का धुआं बाहर निकलने के लिए रखा गया था। अंबर झोंपड़े के दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था कि उसका पांव एक दरख्त के गिरे हुए तने से टकराया। खटाक की आवाज़ पैदा हुई। वैशी पहरेदार नेजा लेकर उधर को दौड़ा। अंबर पहले ही तैयार खड़ा था। वैशी ने अंबर को सामने देखा तो चीख मारने ही वाला था कि अंबर ने उछलकर उसकी गर्दन दबोच ली। थोड़ी देर बाद वैशी बेजान होकर जमीन पर पड़ा था। अंबर ने लाश को वहीं छोड़ा और तेजी के साथ झोंपड़ी में दाखिल हो गया। क्या देखता है कि दिए की जर्द रोशनी में एमिली एक जगह जमीन पर बैठी है। उसके पैर रस्सी से बंधे हैं, बाल खुले हैं और लिबास बेहद मैला कुचैला हो रहा है। उसने अंबर को देखा तो रो पड़ी। ये क्या हो गया अंबर भाई? अंबर ने जल्दी से पूछा, थॉमस कहाँ? उससे आगे वो ना पूछ सका। एमिली ने कहा कि उन आदमखोरों ने अलग कैद में उसे रखा है। जिमी को ये लोग मार कर खा चुके हैं। खुदा जाने मेरे साथ और मेरे खामन के साथ ये लोग क्या सलूक करेंगे। ये आदमखोर हैं अंबर, आदमखोर। अंबर ने एमिली को तसल्ली देते हुए कहा, फिक्र न करो एमिली, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर ले जाने आया हूँ। जिमी का मुझे बेहद अफसोस है मगर उसने बड़ी गैर जिम्मेदारी से काम लिया था। बहरहाल घबराने की बात नहीं है, मैं आ गया हूँ। ये लोग तुम्हारा ब्याह सरदार से कर रहे हैं। और मेरा ब्याह? एमिली ने हैरानी से कहा, मेरा ब्याह तो हो चुका है। अंबर बोला, ये लोग इसकी परवाह नहीं करते। कल रात सरदार से तुम्हारी शादी होगी और तुम्हारे खामिन के गोश्त को भूनकर मेहमानों में तकसीम किया जाएगा। एमिली ने सर पकड़ लिया। या खुदा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? अंबर बोला, मैंने खुद उनकी बातें सुनी हैं एमिली। एमिली ने कहा, तुम यहाँ कैसे आ गए? बाहर तो जबरदस्त पहरा लगा था, पहरेदार कहाँ गए हैं? अंबर बोला, मैंने उन दोनों को खत्म कर दिया है। चलो मेरे साथ, हमें वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। मगर अंबर, मैं अपने खामिन को साथ लिए बगैर यहाँ से नहीं जा सकती। खामोश एमिली, बच्ची ना बनो, होश संभालो। तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। मैं तुम्हारे खामिन को भी इन लोगों के चुंगल से निकाल लाऊंगा। चलो उठो, यहाँ से भाग चलो। अंबर ने एमिली को साथ लिया और जंगल में से होकर बाहर समंदर के किनारे आ गया। यहाँ उसने एमिली को एक खो में छुपा दिया और खुद आधी रात के वक्त थॉमस की खबर लेने निकल गया। वो फिर सरदार के झोंपड़े के पास पहुंचा। वहाँ गहरी खामोशी थी, कोई आवाज़ सुनाई न देती थी। अभी अंबर सरदार की झोंपड़ी के पास ही पहुंचा था कि अचानक चीख की आवाज़ बुलंद हुई। ये किसी औरत की नहीं बल्कि किसी वहशी की चीख थी जिसने अंबर को देख लिया था। उसके साथ ही एक तीर आकर अंबर की गर्दन से टकराकर निकल गया। चीख की आवाज़ पर सारे वहशी होशियार हो गए थे और उन्होंने अंबर को चारों तरफ से घेर लिया। अंबर ने मुकाबला न किया। अब वो चाहता था कि गिरफ्तार होकर उन लोगों पर अपनी करामत जाहिर करे और फिर थॉमस को छुड़ाए। वहशी अंबर को पकड़कर सरदार के झोंपड़े में ले गए। काला मोटा बदसूरत सरदार था जिसका पेट बाहर को निकला हुआ था, गले में हड्डियों का हार था, हाथ में तलवार थी। उसने लाल लाल आंखों से अंबर को देखा और गरज कर कहा, यह जरूर उस औरत का साथी है, इसे भी पकड़कर कैद कर लो। इतने में किसी ने आकर बताया कि औरत झोंपड़े से गायब है। बस फिर क्या था, सरदार गजबनाक हो गया। उसने हुक्म दिया कि सारे जजीरे को खंगाल डाला जाए और औरत जहाँ कहीं भी छुपी हुई है उसे पकड़कर लाया जाए। वहशी शोर मचाते नेज़े लहराते जंगल में फैल गए। अंबर को एक झोंपड़े में बंद कर दिया गया। सरदार अपने झोंपड़े में अपने वजीर के साथ बेचैनी से टहल रहा था। वजीर ने भी गले में हड्डियों का हार डाल रखा था। उसने कहा, हुजूर, औरत को जरूर इसी शख्स ने भगाया है।
सरदार ने कहा, दूसरा साथी तो नहीं भागा? वजीर बोला, नहीं हुजूर, वो झोंपड़े में कैद है। सरदार बोला, अगर औरत ना मिली तो मैं कबीले के सारे बूढ़ों को हिलाक करके खा जाऊंगा। वजीर ने हाथ बांध कर कहा, हुजूर, वो औरत जरूर पकड़ी जाएगी, हमने अंदाजा लगा लिया है। शाही नजूमी ने नजूम के जरिए हिसाब लगाकर बता दिया है कि वो जजीरे के पश्चिम में एक टीले की खो में पड़ी है। हमारे आदमी अभी उसे निकाल कर लाते ही होंगे। और ऐसा ही हुआ। सुबह होते होते वैशी एमिली को खो में से पकड़ कर ले आए। सरदार ने उसकी तरफ गुस्से से देखा और अपनी जुबान में कहा, बदबख्त औरत, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हमारे आदमी तुम्हें समंदर के नीचे से भी तलाश करके ले आएंगे? तो हमारी बीवी बनने वाली है, बता तुझे किसने भगाया? एमिली को कोई खबर नहीं थी कि अंबर को भी लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। उसने कहा, मैं खुद जान बचाकर भागी थी, मुझे किसी ने नहीं भगाया। सरदार ने एमिली के बाल खींचकर कहा, बकवास करती हो, तुम्हारा साथी हमने पकड़ लिया है। चूंकि एमिली इन वैश्यों की जुबान नहीं समझती थी, इसलिए खामोश रही और रोने लगी। सरदार ने हुक्म दिया, इसे कैद में डाल दो और सख्त पहरा लगा दो। अगर अब ये भागी तो मैं पहरेदारों को कत्ल कर दूंगा। वो पहरेदार कहाँ मर गए थे? मालूम हुआ कि दोनों पहरेदारों की लाशें झोंपड़े के पीछे जंगल में पड़ी मिल गई हैं। सरदार के गुस्से की इंतहा न रही। उस जलील इंसान ने मेरे 2 आदमियों को हिला कर डाला है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर उसने हाथ उठाकर कहा, दिन निकलते ही इस नौजवान को सबसे पहले हलाक किया जाएगा और उसका गोश्त कबीले में तकसीम कर दिया जाएगा। वैशी खुशी से नारे लगाने लगे, क्योंकि एक बार फिर उन्हें किसी सफ़ेद इंसान का गोश्त खाने को मिलने वाला था। अंबर अपनी झोंपड़ी में कैद था, थॉमस दूसरी झोंपड़ी में कैद था और एमिली को एक अलग झोंपड़ी में डाल दिया गया था। अंबर और थॉमस ने वैश्यों की चीखों पुकार सुन ली थी। दिन निकल आया तो सरदार की झोंपड़ी के आगे एक तख्त लाकर डाल दिया गया। सरदार उस तख्त पर आकर बैठ गया। सारे वैशी दायरा बनाकर इर्द गिर्द बैठ गए। सबसे पहले अंबर को लाया गया। अंबर ने खुदा का शुक्र अदा किया कि पहले उसे लाया गया था। अगर थॉमस को लाया जाता तो वो उसे नहीं बचा सकता था और वैशी उसे जरूर मार डालते। अंबर ने बाहर आकर देखा कि एक तमाशा लगा है। सारे वैशी दायरा बनाकर बैठे हैं। सरदार ऊंची कुर्सी पर बैठा है, उसकी बीवियां भी साथ बैठी हैं। बीच में एक जगह आग रोशन है और उस पर एक कड़ाह चढ़ा हुआ है। अंबर समझ गया कि उसे हिला करके इस कड़ाह में डालकर पकोड़े की तरह तला जाएगा। सरदार के वजीर ने कहा, हुजूर, इस नौजवान को जिंदा तल देना चाहिए ताकि इसको सख्त सजा मिले, फिर उसके गोश्त को काट कर खाया जाएगा। सरदार ने कहा, ठीक है। फिर हुक्म दिया कि कड़ाह में तेल डाला जाए। अंबर ने उनकी बात सुन ली थी, वो उनकी जुबान जानता था। सरदार की तरफ देखकर कहने लगा, सरदार, अपने वजीर की बात पर यकीन न करना, मुझे तल कर नहीं बल्कि तलवार से हिलाक किया जाए तो बेहतर होगा। सरदार चौंक पड़ा कि नौजवान लोगों की जुबान कैसे समझ गया। उसने हैरानी से अंबर की तरफ देखते हुए कहा, तुम हमारी जुबान कैसे समझते हो? क्या तुम पहले भी इस जजीरे में आ चुके हो? अंबर ने कहा, मैं इससे पहले कभी इस जजीरे में नहीं आया, लेकिन मैं सारे कबीलों की जुबानें जानता हूँ, इसलिए कि मैं देवता हूँ जो इंसानों की शक्ल में फिर रहा है। वैशी खामोश हो गए। सरदार भी उसकी तरफ खामोशी से देखने लगा। वजीर ने आगे बढ़कर कहा, हुजूर, ये शख्स कोई जादूगर है और चालाक है। जरूर ये हमारे जजीरे में पहले रह चुका है। जब ये हमारी जुबान जानता है, आप इसको जितनी जल्दी हो सके खत्म कर दें, क्योंकि ये जादू करके हमें परेशान कर सकता है। सरदार ने हाथ उठाकर कहा, इसकी गर्दन उड़ा दी जाए। अंबर को पकड़कर दरमियान में खड़ा कर दिया गया। अंबर मुस्कुरा रहा था। एक वैशी सरदार का इशारा पाकर तलवार लेकर आगे बढ़ा। उसने पीछे से आकर अंबर की गर्दन पर पूरे जोर से तलवार मारी। तलवार अंबर की गर्दन से टकराई। ऐसे शोर पैदा हुआ जैसे तलवार किसी पत्थर से टकरा गई हो। वैशी जल्लाद ने दूसरी बार तलवार का वार किया। इस बार भी तलवार अंबर की गर्दन से टकराकर नीचे गिर पड़ी। वैशी जल्लाद ने जल्दी से तलवार जमीन पर से उठाई और एक बार फिर पूरी ताकत से अंबर के सर पर मारी। अब के तलवार अंबर के सर से टकराकर 2 टुकड़े हो गई। एक टुकड़ा वैशी के हाथ में पकड़ा रह गया और दूसरा टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। सरदार अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। ये कैसे हो सकता है? वजीर ने कहा, हुजूर, ये जादू है। ये शख्स जादूगरी से काम ले रहा है, इसे आग में डाल दिया जाए। सरदार ने हुक्म दिया, इसे आग में डाल दो। वैश्यों ने आगे बढ़कर कड़ाहे पर परे हटाया। नीचे आग के शोले बुलंद हो रहे थे। जलती आग में और लकड़ियां डाल दी गई। अब शोले आसमान से बातें करने लगे। सरदार ने हुक्म दिया, डाल दो इसे आग में। वैशी अंबर को लेकर आगे बढ़े। अंबर ने कहा, मैं खुद आग में कूद जाता हूँ, तुम लोग परे हट जाओ। फिर सरदार की तरफ देखकर बोला, सरदार, मैं एक बार फिर तुम्हें कहता हूँ कि इस ख्याल से बाज आ जा, क्योंकि ये आग भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी, मैं देवता हूँ। सरदार ने वजीर की तरफ देखा। वजीर ने मक्कारी से कहा, सरदार, ये शख्स बकवास करता है। आज तक आग में गिरकर कोई शख्स जिंदा नहीं बच सका। अभी मालूम हो जाता है कि ये झूठ बोल रहा है, इसे आग में डाल दिया जाए। सरदार ने इशारा किया। वैशी अंबर को लेकर आग के अलाव की तरफ आए। शोले आसमान से बातें कर रहे थे। वैशी आग की तपिश से घबराकर पीछे हट गए। अंबर ने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा और बड़े इत्मीनान के साथ आग के शोलों में छलांग लगा दी। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। फिर वैशियों ने खुशी से नारे बुलंद किए और आग के गिर्द रक्स करने लगे। उन्हें यकीन था कि यह शख्स अभी जलकर राख हो जाएगा। वजीर भी बड़ा खुश था। सरदार भी मुस्कुरा रहा था कि एक शैतान से निजात मिल गई। लेकिन थोड़ी देर बाद ही सबके रंग जर्द हो गए। शोलों में से अंबर बड़े आराम से बाहर निकल आया। उसके जिस्म पर आग का कोई निशान नहीं था, कपड़े भी नहीं जले थे, सर का एक बाल भी नहीं जला था। उसने सरदार की तरफ हाथ उठाकर कहा, सरदार, मैंने आग की खूब सैर कर ली है, अभी और सैर करूंगा। क्या तुम अपने वजीर को इजाजत दोगे कि वो भी मेरे साथ आग के बाग की सैर करे? सरदार की तो आंखें फटी हुई थी। वजीर का दम खुश्क हो रहा था।
अंबर ने आगे बढ़कर वजीर का हाथ पकड़ना चाहा मगर वो बेहोश होकर गिर पड़ा। सरदार ने कहा, तुम जादूगर मालूम होते हो, तुम पर आग असर नहीं की। अंबर ने कहा, मैं जादूगर नहीं देवता हूँ। आग तो जादूगरों को भी जलाकर राख कर देती है। क्या तुम्हारे कबीले में कोई जादूगर है? अगर है तो उसे लाओ और उसे कहो कि आग में इस तरह सैर करे जिस तरह मैंने की थी। सरदार ने कहा, क्या तुम एक बार फिर आग में कूद सकते हो? अंबर ने कहा, क्यों नहीं। और उसके साथ ही अंबर ने आग में छलांग लगा दी। जब अंबर को आग में गए काफी देर हो गई तो वैश्यों ने नारा लगाया, जादूगर मर गया, जादूगर मर गया। सरदार भी तख्त पर से उतरकर नीचे आ गया। आखिर वो जलकर राख हो गया। आग के शोले मध्यम पड़ने लगे, लकड़ी के अंगारे दहक रहे थे। इतनी तपिश थी कि किसी को करीब जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इतने में सब लोगों ने देखा कि अंबर बड़े आराम से अपने बालों पर हाथ फेरता हुआ दहकती आग के जहन्नुम में मुस्कुराता हुआ बाहर निकला और बुलंद आवाज में बोले, देवता देवता हम पर रहम कर। अंबर ने कहा, उस औरत और मर्द को लाया जाए जो कैद हैं। उसी वक्त एमिली और थॉमस को बाहर निकालकर सामने लाया गया। उन्होंने जब देखा कि अंबर ने जजीरे के सरदार और वैश्यों को अपना गुलाम बना लिया तो बड़े खुश हुए और उनके मुर्दा चेहरों पर रौनक आ गई। अब वजीर भी होश में आ गया था और हाथ बांधे खड़ा था, मगर बड़ी मक्कारी से अंबर को तक रहा था। उसे अब भी यकीन था कि ये कोई जादूगर है। अंबर ने सरदार से पूछा, मेरे गोरे साथी को किसने हलाक किया था? सरदार ने कहा, जिन दो आदमियों ने आपके साथी को तीर मारकर मार डाला था वो आपके हाथों पहले ही मारे जा चुके हैं। अंबर समझ गया कि जिन दो वैश्यों को उसने एमिली के झोंपड़े के बाहर पहरा देते हुए मारा था वही थे जिन्होंने जिमी को हलाक किया था। अंबर और उसके साथियों के गले में फूलों के हार डाले गए। अंबर ने वजीर की तरफ देखकर कहा, क्या अब भी तुम्हें वहम है कि मैं जादूगर हूँ? वजीर ने सर झुकाकर कहा, देवता आप देवता हैं, मुझे माफ कर दे। अंबर ने कहा, अब तक तुम कितने लोगों को मार चुके हो और उन्हें खा चुके हो? वजीर ने कहा, हुजूर यहाँ कभी कभार बाहर से मुसाफिर आता है, हमें एक मुद्दत हो गई है कि किसी इंसान को हिला करके उसकी दावत उड़ाई हो। अंबर ने कहा, क्यों ना आज तुम्हें हिला करके तुम्हारी दावत उड़ाई जाए। वजीर काम कर अंबर के कदमों पर गिर पड़ा, हुजूर रहम करे, मुझ पर रहम करे। अंबर ने कहा, तुमने जाने कितने इंसानों को कत्ल किया, तुम पर रहम नहीं किया जाएगा। उसने वैश्यों को इशारा किया, इसे उठाकर आग में फेंक दिया जाए। वैशी तो अंबर को देवता समझ रहे थे और उससे बहुत डरते थे। उन्होंने देखते देखते वजीर को उठाया और आग में डाल दिया। वजीर की चीख बुलंद हुई और फिर खामोशी छा गई। आग ने उसे खत्म कर दिया था। अब अंबर ने सरदार की तरफ देखकर कहा, सरदार क्या तुम वादा करते हो कि आइंदा इस जजीरे पर किसी इंसान को नहीं मारा जाएगा? सरदार ने हाथ बांधकर सर झुका लिया और कहा, अजीम देवता मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद से इस जजीरे पर किसी इंसान को हलाक नहीं किया जाएगा और किसी मुसाफिर पर जुल्म नहीं किया जाएगा। बाहर से जो भी यहाँ आएगा उसकी मदद की जाएगी। अंबर ने थॉमस और एमिली की तरफ देखा और कहा, तुम लोगों को खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसके फजलो करम से तुम्हारी जान बच गई। ये फिक्रा अंबर ने अंग्रेजी जुबान में कहा था। थॉमस बोला, हाँ हम खुदा का शुक्र बजा लाते हैं और उसके बाद तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हैं। अगर खुदा तुम्हारा सबब न बनाता तो इस वक्त तुम्हारी हड्डियां भी गल सड़ चुकी होती। अंबर ने कहा, बहरहाल मुझे जिमी का अफसोस है, लेकिन गैर जिम्मेदार आदमियों का इस दुनिया में ऐसा ही अंजाम हुआ करता है। इंसान को चाहिए कि वो जिंदगी में जिम्मेदारी से काम लेना सीखे और जुबान को अपने काबू में रखे। दोपहर को अंबर की जबरदस्त दावत की गई। जजीरे से हिरन पकड़कर भून कर लाए गए। केले के पत्तों का लंबा दस्तरखान बिछाया गया जिस पर हिरन, तीतर और जंगली कबूतरों का भुना हुआ गोश्त और किस्म किस्म के फल सजाए गए। अंबर, एमिली और थॉमस ने एक मुद्दत के बाद पेट भरकर खाना खाया और फिर वो झोंपड़ों में जाकर सो गए। उस वक्त वजीर के एक भाई ने सरदार से कहा, सरदार ये शख्स शैतान का चेला है और हमें अपनी जादूगरी से धोखा देकर देवता बन गया है। वजीर के भाई को अपने भाई की मौत का बड़ा सदमा था और वो अंबर से भाई की मौत का बदला लेना चाहता था। उस शख्स का नाम तोरो था और ये सांपों का बादशाह मशहूर था। उसके पास झोंपड़े में बड़े बड़े जहरीले सांप मौजूद थे। सरदार ने कहा, तुम क्या कर सकते हो? क्या तुम उस शख्स के जादू का तोड़ तलाश कर सकते हो? क्योंकि ये शख्स देवता नहीं है तो फिर आग तलवार से क्यों नहीं मरता? मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आग ने इस पर असर नहीं किया और तलवार उसकी गर्दन से टकराकर टूट गई है। तोरो बोला, हजूर मेरे पास एक ऐसा जहरीला सांप है कि अगर किसी को एक बार डस दे तो उसका जिस्म पानी बनकर हड्डियां समेत बह जाता है। आप हुक्म करें, फिर देखें मेरे सांप क्या काम दिखाते हैं। सरदार कुछ सोच में पड़ गया। उसे भी ये भी डर था कि अगर सांप भी अंबर का कुछ ना बिगाड़ सके तो फिर सरदार की भी खैर नहीं। और तोरो बड़ा होशियार था। उसने इधर उधर की बातें करके सरदार को राजी कर लिया। उसने सरदार से यह भी कहा कि ये शख्स ख्वामखा यहाँ आकर सरदार बन गया है। असली सरदार तो आप हैं। उसे खत्म करने का हुक्म दें ताकि आपकी सरदारी एक बार फिर कायम हो सके, नहीं तो ये शख्स आपको गुलाम बनाकर कैद में डाल देगा और खुद इस जजीरे पर हुक्मरानी करेगा। सरदार मकार तोरो की बातों में आ गया। उसने कहा, ठीक है, तुम्हें मेरी तरफ से इजाजत है कि इन लोगों पर अपने सांप छोड़ दो। अंबर के अलावा उसके दोनों साथियों को भी सांपों से डसवा दो। तोरो मुस्कुराया, हजूर उनको तो हम भून कर खाएंगे। एक अरसे बाद सफेद चमड़ी वाले हमारे काबू में आए हैं। सरदार ने कहा, ठीक है, तुम अपना काम करो, मगर देखना किसी को कानो कान खबर ना हो, नहीं तो ये शख्स फिर कोई जादूगरी कर देगा और लेने के देने पड़ जाएंगे। तोरो ने कहा, देखे तो सही मैं किस होशियारी से काम करता हूँ। इतना कहकर मकार तोरो वहां से निकलकर सीधा अपनी झोंपड़ी में आ गया। यहाँ से उसने एक इंतहाई जहरीला सांप लेकर पटारी में डाला और उस झोंपड़ी की तरफ चला जिसके अंदर अंबर आराम कर रहा था। सूरज गरूब हो रहा था, जजीरे पर दिन ढल रहा था।
सपेरे तोरो ने पटारी छुपा रखी थी। अंबर की झोंपड़ी के पीछे आकर उसने पटारी का मुंह खोलकर सांप को झोंपड़ी के अंदर फेंक दिया। उसके साथ ही वो खुद भाग गया। सांप के झोंपड़ी के बाहर निकलने का उस सुराख के अलावा और कोई रास्ता न था। उसे मालूम था कि सांप जिस रास्ते से जाता है उस रास्ते से कम ही बाहर निकलता है। और फिर उसे अपने सांप के बारे में भी इल्म था कि ये आदमी की बू पर जाता है और जहां आदमी हो वहां जाकर उसे डस कर हलाक कर देता है। अंबर थक गया था। चुनाचे अपनी झोपड़ी में जमीन पर बिछी चटाई पर बड़े आराम से सो रहा था। सांप का रंग स्याह और जर्द था। उसके जिस्म पर लाल लाल धारियां थी। उसको देख कर ही दहशत होती थी। सांप ने अंबर की बू पाली थी। सांप बड़े आराम से रेंगता हुआ अंबर के पास पहुंच गया। अंबर गहरी नींद सो रहा था। सांप ने करीब जाकर अपना फन फैला लिया और अंबर के मुंह पर झुककर झूमने लगा। फिर उसने बिजली जैसी तेजी के साथ अंबर के माथे पर डस दिया, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे उसने किसी पत्थर की सिल पर मुंह मार दिया हो। उसके होंठ और एक दांत जख्मी हो गए। सांप ने गुस्से में आकर दूसरी बार डसा। इस बार भी उसका मुंह पत्थर से टकराया और दोनों अगले दांत टूट गए। अब अंबर की भी आंख खुल गई। उसने जागते ही सामने काले रंग के सांप को फन फैलाए गजबनाक और सख्त गुस्से में देखा तो समझ गया कि सांप किस लिए परेशान है। उसने आगे हाथ बढ़ाया ताकि सांप को पकड़ सके। सांप ने जख्मी होने के बावजूद अंबर के हाथ पर डसने की कोशिश की। उसके होंठों से खून बहने लगा। अंबर ने सांप को हाथ से पकड़ लिया और नाग ने उसे सांपों की जो जुबान सिखाई थी उस जुबान में उसने सांप से पूछा, तुम्हें किसने भेजा था? सांप ने जो एक इंसान को अपनी जुबान में बातें करते देखा तो उस पर दहशत छा गई। समझ गया कि ये कोई गैर मामूली इंसान है। थर थर कांपने लगा। मुझे तो सपेरे ने भेजा है, जो तोरू है और वजीर का भाई है और उस कबीले का सबसे बड़ा सपेरा है। अंबर ने कहा, उसने तुम्हें क्या कहकर यहाँ भेजा था? सांप बोला, उसने मुझे आपको डस कर हलाक करने के लिए यहाँ भेजा था। अंबर ने उठते हुए कहा, ठीक है, मेरे साथ आओ। अंबर ने सांप को अपने गले में डाल लिया और झोंपड़े से बाहर आ गया। बाहर आते हुए सीधा सरदार के झोंपड़े की तरफ चला। सरदार अपने झोंपड़े में बैठा बेचैनी से तोरो का इंतजार कर रहा था कि वो आकर ये खुशखबरी सुनाए कि अंबर को हलाक कर दिया गया है। अचानक उसने देखा कि अंबर जहरीले सांप को अपने गले में डाले उससे खेलता बातें करता अंदर आ गया है। सरदार उठकर खड़ा हो गया। अंबर ने कहा, तोरो नाम का सपेरा कहाँ है, उसे बुलाया जाए। सरदार समझ गया कि अजीम देवता जीत गया और वो हार गया है। उसने सजदे में गिरते हुए कहा, मुझे माफ कर दो अजीम देवता, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। आइंदा मैं ऐसी जुर्रत कभी नहीं करूंगा। अंबर बोला, अच्छा तो गोया इस खौफनाक साजिश में तुम भी शरीक थे, लेकिन इस सांप ने मुझे बताया कि उसे तोरो सपेरे ने मुझे हलाक करने के लिए मेरी झोंपड़ी में भेजा था। तोरो को बुलाओ, नहीं तो ये सांप तुम्हारे गले में डाल दिया जाएगा और ये जख्मी है, गुस्से में है, ये तुम्हें एक पल में खत्म कर देगा। सरदार ने अंबर के पांव पकड़ ली। अभी बुलाता हूं मैं तोरो को। अंबर ने सरदार को उठाते हुए कहा, फौरन बुलाओ तोरो को, आज हम उसे एक तमाशा दिखाएंगे। तोरो को मालूम हो गया कि उसका वार खाली गया है। सांप अंबर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वह सरदार के पास है और सरदार ने तोरो को हाजिर होने का हुक्म दिया। तोरो ने अपने 6 जहरीले सांप पटारी में रखे और सरदार के झोंपड़े में आकर बोला, अगर मुझे किसी ने कुछ कहा तो मैं ये सांप सरदार पर फेंक दूंगा। ख्वाह मैं खुद मर जाऊं मगर सरदार को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इस साजिश में वो भी बराबर का शरीक है। अंबर ने कहा, सरदार ने अपने कसूर को मान लिया है और माफी मांग ली है, मगर मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा क्योंकि तुम अब भी हम सबको हलाक करने की कोशिश कर रहे हो। तोरो बोला, मैं कसम खाकर कहता हूं कि इस पटारी में बड़े जहरीले सांप हैं अंबर। ठीक है, ये तुम्हें कुछ ना कह सकेंगे, मगर यहाँ के सब आदमियों को सरदार समेत हलाक कर देंगे। अंबर ने कहा, तुम सांप छोड़कर देख लो, ये किसी को कुछ भी ना कह सकेंगे। तोरो ने पटारी खोलकर जमीन पर उलट दी। जमीन पर उठते ही 6 के 6 जहरीले सांप इधर उधर भागकर फन फैलाकर खड़े हो गए। अंबर भी कुछ देर के लिए घबरा गया कि कम बख्तों ने लोगों को डस दिया तो वो उनमें से किस किस को बचा सकेगा, इसलिए बेहतर यही है कि सांप की मदद हासिल की जाए। अंबर ने अपने हाथ में पकड़े हुए सांप से उसकी जुबान में कहा, क्या तुम इन सांपों को डसने से मना कर सकते हो? सांप अंबर की बेहद इज्जत करता था, उसे बड़ा अजीम इंसान समझता था, क्योंकि सांप की जुबान हर एरा गरा नहीं जान सकता। सांप ने सर झुकाकर कहा, क्यों नहीं हुजूर, आप हुक्म दे, मैं अभी इन्हें मना कर देता हूँ। अंबर ने कहा, इन्हें हुक्म दो कि वापस आ जाए और किसी को न काटे। तोरो ने देखा कि अंबर सांप से बातें कर रहा है। सरदार भी ये सब कुछ देख रहा था, सुन रहा था और सांपों से सहम कर खड़ा था। सांप ने अपने मुंह से सीटी की एक लंबी सी आवाज निकाली। उस आवाज को सुनते ही सारे के सारे सांप वापस पटारी के पास आकर जमीन पर बैठ गए और उन्हें अपने अपने फन इकट्ठे कर लिए। अंबर ने सांप से कहा, इन्हें कहो कि सपेरे को यहाँ से भागने न दें। सांप ने दोबारा सीटी निकालकर सांपों को कहा कि सपेरे तोरो को यहाँ से भागने न दिया जाए। उसके सुनते ही 6 के 6 सांप अपनी जगह से बिजली की तेजी के साथ उठे और उन्होंने लपक कर सपेरे तोरो के इर्द गिर्द घेरा डाल लिया। वो फन उठाकर जमीन पर से एक 1.5 गज ऊपर उठे खड़े हुए और झूम रहे थे। ये देखकर तोरो सपेरे का बुरा हाल हो गया। अंबर ने सरदार से कहा, सरदार, क्या अब भी तुम लोगों यकीन नहीं करोगे कि मैं तुम्हारा देवता हूँ? देखो ये सांप मेरा हुक्म मानते हैं। सरदार तो खौफ के मारे थर थर कांप रहा था। उसने कहा, अजीम देवता, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। तोरो मक्कार है, उसने मुझे भी बताया था, मैं उसकी बोटी बोटी कर दूंगा, मुझे हुक्म दे। अंबर ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैं उसे किसी के हवाले नहीं करूंगा, क्योंकि सांप ने अभी वही मुझे कहा है कि वो उसके खून से अपनी प्यास बुझाना चाहते हैं। तोरो ने इतना सुना तो उसकी जान ही निकल गई। टांगे खौफ के मारे पहले ही कांप रही थी, अब थर थर लड़खड़ाने लगी। सांप उसके इर्द गिर्द झूम रहे थे। रोते हुए बोला, अजीम देवता, मुझे माफ कर दो। अंबर बोला, तुम एक मक्कार और कमीने दुश्मन हो और कमीने दुश्मन को कभी माफ नहीं करना चाहिए।
اس لیے اب اپنی موت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی امبر نے سانپ کے کان میں کچھ کہا۔ سانپ نے ایک سیٹی خاص بجائی جسے سن کر 6 کے 6 سانپ ایک دم سے تورو پر ٹوٹ پڑے۔ سب نے باری باری تورو کے جسم پر ڈس کر اس کے خون میں اپنا زہر داخل کر دیا۔ کہاں تو ایک سانپ اور کہاں اکٹھے 6 سانپوں نے تورو کو ڈس لیا۔ اس کی ٹانگیں ایک دم کانپی، رنگ کالا پڑ گیا، گرا اور پھر بے ہوش ہو گیا۔ اب سب کے دیکھتے دیکھتے اس کا جسم پانی بن کر بہنے لگا۔ اس کی ہڈیاں بھی پانی بن کر گل گئیں اور پھر وہاں صرف پانی کا ایک نشان زمین پر رہ گیا۔ تورو کے انجام سے سردار کی بھی آنکھیں کھل گئیں۔ امبر نے اپنے گلے والے سانپ سے کہا، اب تم لوگ آزاد ہو، جنگل میں جہاں چاہو جا کر رہ سکتے ہو، لیکن وعدہ کرو کسی بے گناہ انسان کو ہرگز ہرگز نہیں ڈسو گے۔ سانپ نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں عظیم دیوتا، تو پھر جاؤ، آج سے تم لوگ آزاد ہو۔ امبر نے سانپ کو زمین پر چھوڑ دیا۔ سانپ باقی سانپوں کے پاس گیا، ان کے کان میں اپنی زبان میں کچھ کہا اور پھر ساتوں سانپ جھونپڑی میں سے نکل کر جنگل کی طرف گئے اور جھاڑیوں میں گم ہو گئے۔ اب امبر نے سردار سے کہا، ایملی اور تھامس کو بھی بلایا جائے۔ اسی وقت ایملی اور تھامس بھی وہاں آ گئے۔ سردار تو ان کے آگے پیچھے پھر رہا تھا۔ یہ لوگ جزیرے میں 6 دن رہے۔ ان کی زبردست خاطریں ہوئیں۔ سردار نے تو خدمت کرتے کرتے کمال کر دیا۔ صبح اٹھتے ہی امبر کی خدمت شروع ہو جاتی اور رات گئے تک جاری رہتی۔ امبر سردار سے بڑا خوش تھا۔ اس نے 7ویں روز سردار سے کہا، ہمارے لیے ایک بڑی کشتی تیار کروائی جائے۔ سردار نے کہا، کیوں عظیم دیوتا، کیا یہاں سے جی بھر گیا ہے؟ امبر نے کہا، نہیں جی نہیں بھرا، لیکن ہمیں کچھ اور بھی کام کرنے ہیں، اس لیے ہم اب یہاں سے جانا چاہتے ہیں۔ سردار نے کہا، حضور آپ تو دیوتا ہیں، آپ کو کشتی کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو سمندر میں ویسے ہی بڑی آسانی سے تیر سکتے ہیں۔ امبر نے کہا، ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، مجھے ضرورت نہیں ہے کشتی کی، مگر میرے ساتھی میری طرح سمندر میں نہیں سفر کر سکتے، انہیں کشتی کی ضرورت ہے۔ سردار نے کہا، جو حکم حضور، میں آج ہی کشتی کی تیاری کا حکم دے دیتا ہوں۔ سردار نے اپنے خاص آدمیوں کو بلا کر اسی وقت حکم دے دیا کہ مہمانوں کے لیے ایک ایسی کشتی تیار کی جائے جو طوفانی سمندر میں بھی آسانی سے سفر کر سکے۔ کشتی کی تیاری اسی وقت شروع ہو گئی۔ امبر نے تھامس اور ایملی کو بتا دیا کہ کشتی تیار ہو رہی ہے اور وہ بہت جلد اس جزیرے سے روانہ ہونے والے ہیں۔ ایملی نے پوچھا، سوال یہ کہ ہم یہاں سے کس طرف جائیں گے؟ تھامس نے کہا، یعنی ہماری منزل کون سی ہوگی؟ ہمیں تو بالکل علم نہیں ہے کہ اس جزیرے کے ارد گرد دشمن بیٹھا ہے کہ دوست رہتا ہے۔ امبر نے کہا، میں آج سردار سے بات کروں گا، اسے ضرور معلوم ہوگا کہ یہ جزیرہ سمندر میں کس جگہ واقع ہے۔ دوسرے دن امبر نے سردار سے پوچھا، سردار کیا تم بتا سکتے ہو کہ تمہارا یہ جزیرہ جہاں آباد ہے اس کے ارد گرد کون سا سمندر ہے اور وہاں کون سا ملک قریب ہے؟ سردار نے کہا، عظیم دیوتا، ہم صدیوں سے یہاں آباد چلے آ رہے ہیں، ہمیں صرف اتنا معلوم ہے کہ ہمارے پچھم میں ایک جزیرہ ہے جہاں ہماری طرح کے وحشی لوگ رہتے ہیں۔ ہاں، بزرگوں سے ہم نے سن رکھا ہے کہ یہاں سے 7 روز کے فاصلے پر دکن کی طرف ایک ملک ہے جہاں دوسری دنیا کے لوگ رہتے ہیں، اس سے زیادہ ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ امبر نے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ دنیا میں اس وقت جنگ ہو رہی ہے، شہروں پر بمباری کی جاتی ہے، یہ لوگ مر رہے ہیں؟ سردار نے کہا، نہیں عظیم دیوتا، ہمیں جنگ کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں۔ ہاں، ایک بار ہمارے جزیرے کے اوپر سے سفید رنگ کے چمکدار ستارے سے گزرے تھے، وہ دور دکن سے آئے تھے اور پچھم کی طرف گزر گئے تھے۔ ان ستاروں کی دموں سے سفید رنگ کا دھواں نکل رہا تھا، انہیں دیکھ کر ہم ڈر گئے۔ ہم نے آگ جلا کر دیوتا کے حضور بچڑے کی قربانی پیش کی، اس کے بعد کبھی کوئی دھواں دار ستارہ ہمارے جزیرے کے اوپر سے نہیں گزرا۔ امبر نے یہ ساری باتیں تھامس اور ایملی کو جا کر بتا دیں۔ اب وہ غور کرنے لگے کہ وہ کس مقام پر ہیں اور 7 روز کے سفر پر دکن میں کون سا ملک ہوگا۔ تھامس کا نقشہ سٹیمر میں ہی جل گیا تھا، صرف اس کے پاس کمپاس تھے جو صرف یہ ظاہر کرتی تھی کہ وہ جنوب مشرق کے سمندروں میں ہیں۔ ایملی نے کہا، میرا خیال ہے ہمیں دکن کی طرف والے ملک کی جانب سفر شروع کر دینا چاہیے، ہو سکتا ہے ملک آسٹریلیا ہو۔ تھامس نے کہا، اگر کہیں ہم جاپان پہنچ گئے تو پھر ہمارا حشر جو ہوگا وہ ہم خوب جانتے ہیں۔ امبر نے کہا، یہ خطرہ ہمیں مول لینا ہی پڑے گا تھامس، کیونکہ اگر ہم شمال کی طرف نکل گئے تو ہو سکتا ہے ہمارا سفر کبھی ختم نہ ہو اور ہم سمندر میں ہی بھٹکتے رہ جائیں، کیونکہ شمال کی طرف جو بھی ملک ہوگا وہ یہاں سے ہزاروں میل دور ہوگا۔ ان وحشیوں کا یہ کہنا بالکل درست ہے کہ یہاں سے 7 روز کے فاصلے پر دکن کی طرف کوئی ملک ہے، یقیناً کوئی نہ کوئی ملک ضرور ہوگا، اور ایملی کے خیال کے مطابق میں بھی یہی کہوں گا کہ ملک آسٹریلیا ہی ہو سکتا ہے۔ تھامس نے کہا، پھر ٹھیک ہے، خدا کا نام لے کر ہم دکن کی طرف ہی اپنا سفر شروع کر دیں گے۔ 10-15 دنوں کے بعد کشتی تیار ہو گئی۔ یہ کشتی کافی بڑی تھی اور 2 منزلہ تھی۔ جنگلیوں نے بڑی کاریگری کے ساتھ کشتی تیار کی تھی، اس کے اوپر بادبان بھی لگے تھے۔ ایک منزل نیچے تھی جس میں کھانے پینے کی چیزیں بھر دی گئی تھی، کھانا پکانے کے لیے چولہے بھی بنائے گئے تھے۔ امبر، تھامس اور ایملی کشتی کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے۔ اب وہ ٹھیک موسم کا انتظار کرنے لگے۔ بارشیں ختم ہونے والی تھی، خدا خدا کر کے برسات کا موسم ختم ہوا، آسمان پر سورج چمکنے لگا، بادل چلے گئے، سمندر میں آنے والا طوفان بھی تھم گیا۔ چنانچہ ایک روز جب کہ موسم بڑا صاف تھا اور ہوا بھی اچھی چل رہی تھی، امبر نے سردار سے اجازت لی اور کشتی میں سوار ہو کر دکن کی طرف رک کر کے اپنا سفر شروع کر دیا۔ ایملی نے آٹے کو گوندھ کر روٹی پکائی جو انہوں نے دوپہر کے وقت کشتی کے ڈیک پر بیٹھ کر کھائی۔ بادبانوں میں ہوا خوب بھری ہوئی تھی، سمندر میں کشتی ہوا کے زور سے ٹھیک خوب بھری ہوئی تھی۔ تھامس کتب نما نکال کر تھوڑی تھوڑی دیر بعد دیکھ کر تسلی کر لیتا کہ وہ ٹھیک رخ پر جا رہے ہیں۔ اس طرح سفر کرتے کرتے انہیں 4 روز ہو گئے، سمندر میں کوئی طوفان نہ آیا، موسم خوشگوار ہی رہا۔ 5ویں روز انہیں دور سمندر میں ایک سیاہ دھبا سا نظر آیا۔ ان کے پاس اب دوربین بھی نہیں تھی، یہ دوربین بھی اسٹیمر کے ساتھ ہی جل گئی تھی۔
उस धब्बे को सबसे पहले एमिली ने देखा और कहा, वो धब्बा सा क्या है, जरा देखो तो उधर। थॉमस और अंबर ने भी उस स्याह धब्बे को देखा। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि धब्बा कैसा है। थॉमस ने कहा, मेरा ख्याल है कि ये कोई छोटा सा जजीरा है। अंबर ने कहा, जजीरा कभी धब्बे की शक्ल में नजर नहीं आता। जजीरा ख्वाह कितना ही छोटा हो, उसकी एक लकीर दिखाई दिया करती है। एमिली ने पूछा, तो फिर तुम्हारे ख्याल में क्या है अंबर भाई? अंबर ने धब्बे को गौर से तकते हुए कहा, मुझे तो यूं लगता है जैसे कोई जंगी जहाज है। जंगी जहाज? एमिली चीख पड़ी। नहीं नहीं, खुदा के लिए ऐसा ना कहो, हम एक बार फिर जंग की मुसीबत में नहीं फंसना चाहते। अंबर बोला, तुम्हारा क्या ख्याल है थॉमस? थॉमस भी धब्बे को गौर से तक रहा था, जो अब बड़ा हो गया था। उसने आंखें सुकेड़ रखी थी और माथे पर हाथ का छज्जा बना हुआ था। कहने लगा, अंबर तुम्हारा ख्याल ठीक लगता है। यानी? एमिली ने डरते हुए पूछा। थॉमस ने कहा, यानी ये कि धब्बा कोई जंगी जहाज ही है। एमिली उदास हो गई, बल्कि परेशान होकर खाने के बर्तन उठाकर नीचे चली गई। अब कश्ती के डेक पर सिर्फ थॉमस और अंबर ही रह गए। धब्बा साफ होने लगा। अब वो बिल्कुल साफ एक बहरी जहाज नजर आ रहा था। थॉमस ने परेशान होकर कहा, अंबर अगर ये दुश्मन का जहाज हुआ तो क्या करेंगे? अंबर ने मुस्कुराकर कहा, क्या करेंगे? यही कि कैदी बन जाएंगे, और क्या कर सकते हैं हम? थॉमस बोला, हो सकता है वो हमें गोली से उड़ा दें। अगर ये लोग जापानी हुए तो हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे हमें। वैसे तो तुम बच जाओगे, हमारी खैर नहीं। अंबर कहने लगा, घबराते क्यों हो भाई? मैंने तुम्हें पहले छोड़ा है जो अब छोड़ूंगा। फिक्र ना करो, खुदा की रहमत पर भरोसा रखो। जिंदगी में मुसीबतें आया ही करती हैं और बहादुर मर्द उसको हंसी खुशी बर्दाश्त कर लिया करते हैं। दोपहर के बाद धब्बा साफ हो गया। वो एक बहरी जहाज था, लेकिन जंगी जहाज नहीं था। ना उस पर कोई तोप लगी थी, ना रडार लगा था। ऐसा लगता था कि मुसाफिर जहाज है। कमबख्त इंसानों की बादबानी कश्ती भी ठीक उस जहाज की तरफ चली जा रही थी। वो जहाज भी इधर ही आ रहा था। अब उन्होंने देखा कि जहाज के डेक पर कुछ लोग खड़े दूरबीनों से कश्ती को देख रहे हैं। अंबर ने थॉमस से कहा, कोई मुसाफिर जहाज लगता है, ज्यादा बड़ा नहीं है। थॉमस बोला, अगर ये अमेरिकी, बरतानी या ऑस्ट्रेलियाई मुसाफिर बरदार जहाज हुआ तो ये हमारी खुशकिस्मती होगी। हम उस पर सवार होकर अपने वतन पहुंच जाएंगे। अंबर ने कहा, जरा अंदाजा लगाओ, दूर से ये लोग तुम्हें किस मुल्क के बाशिंदे लग रहे हैं? थॉमस ने आंखें सुकेड़कर गौर से उन लोगों को देखा जो जहाज के जंगले पर खड़े दूरबीनों से और बगैर दूरबीन के भी बादबानी कश्ती को बड़े ताज्जुब से तक रहे थे। कहने लगा, मुझे तो यूरोप के लोग लगते हैं। अब खुदा जाने कहीं जर्मनी के लोग ही ना हो। फिर क्या हुआ? आखिर मुसाफिर बरदार जहाज है, ये लोग हमें कुछ नहीं कहेंगे, और फिर हम खुद मुसीबत ज़दा हैं, ये हमें कुछ नहीं कहेंगे। अब एमिली भी डेक पर आ गई और खौफ और उम्मीद की मिली जुली हालत से जहाज को तक रही थी। जहाज करीब आकर रुक गया। उसके डेक पर से एक कश्ती समंदर में उतारी गई। उस कश्ती में 3 आदमी सवार थे, उनके हाथों में राइफलें भी थी। वो बादवानी कश्ती के ऊपर आ गए और अंबर से कहा, आप लोग कौन है और कहाँ से आ रहे हैं? अंबर ने कहा, भाई हम लोग एक जहाज में सफर कर रहे थे कि वो तूफान में फंसकर डूब गया। हम किसी तरह से जान बचाकर एक जजीरे पर पहुंचने में कामयाब हो गए। वहाँ 1 महीना हमें वहाँ के बाशिंदों ने रखा। फिर उन्होंने ये कश्ती बनाकर हमें दी और हम खुदा का नाम लेकर समंदर में चल पड़े कि कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। आप बताएं, आपका जहाज कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है? जहाज वालों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर वायरलेस पर पीछे कहा, सर ये कोई तबाह हाल मुसाफिर मालूम होते हैं। उधर से शायद किसी ने कहा, ठीक है उन्हें ले आओ और कश्ती छोड़ दो। अंबर, थॉमस और एमिली को जहाज पर सवार करा लिया गया। जहाज पर आने के बाद बादबानी कश्ती अकेली समंदर में सफर करने लगी। कुछ दूर जाने के बाद वो भी निगाहों से ओझल हो गई। यहाँ जहाज के कप्तान ने अंबर से मुलाकात की और पूछगिछ की। सबसे पूछगिछ की गई। सब ने एक ही जवाब दिया, जो अंबर ने कहा था उसे वही दोहराया। आखिर जब कप्तान ने पूछा, तुम लोग कहाँ के रहने वाले हो? तो अंबर, थॉमस और एमिली ने यही कहा, हम स्विट्जरलैंड के बाशिंदे हैं और इंडोनेशिया जा रहे थे। एमिली ने बताया कि वो थॉमस की बीवी है। अंबर ने बताया कि वो इंडोनेशिया में कारोबार करता था और जहाज में ही उसकी मुलाकात उस जोड़े से हो गई। कप्तान खामोशी से उनकी बातें सुनता रहा, कुछ ना बोला। उसने अपने मेट को इशारा किया कि इन लोगों को कैबिन में जाकर बंद कर दो। एमिली, थॉमस और अंबर को एक कैबिन में जाकर बंद कर दिया गया। वो कैद भी नहीं थे, उन्हें बगैर इजाजत कैबिन से निकलकर ऊपर आने की इजाजत भी नहीं थी। अंबर ने थॉमस से कहा, अभी तक ये बात समझ में नहीं आई कि ये जंगी जहाज है कि मुसाफिर जहाज। अगर मुसाफिर जहाज है तो फिर इसकी सवारियां कहाँ गई हैं? अगर जंगी जहाज है तो तोपें कहाँ चली गई? अगर माल बरदार जहाज है तो माल किस जगह लदा हुआ है? थॉमस बोला, मेरा ख्याल है ये माही गिर लोग हैं और समंदर में मछलियां पकड़ने के लिए निकले हैं। एमिली ने पूछा, लेकिन आखिर ये किस मुल्क के हैं? इन्होंने बिल्कुल नहीं बताया कि ये किस मुल्क के रहने वाले हैं। वो कभी अंग्रेजी जुबान में बातें करते हैं, कभी डच जुबान बोलने लगते हैं। अंबर ने कहा, 1-2 बार मैंने एक मल्लाह को जर्मन जुबान बोलते भी सुना था। जर्मन? कहीं ये लोग जर्मन तो नहीं है? थॉमस की इस बात पर अंबर ने कहा, अगर जर्मन है तो फिर इन लोगों का जंग से कोई ताल्लुक नहीं है। एमिली ने कहा, हो सकता है ये जहाज समंदर में जासूसी करता फिर रहा हो और ये जर्मन ही हो। आखिर अंबर ने कहा, ठीक है, हमें खामोशी से यहाँ रहना होगा, अंदाजा लगाना होगा कि ये लोग क्या करते हैं और किस मकसद के वास्ते इस समंदर में घूम रहे हैं। वैसे मुझे तो ये कोई बड़ा पुरस्कार जहाज मालूम होता है। इन लोगों को जहाज के कैबिन से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। उन्हें खाने पीने की चीजें कैबिन के अंदर ही पहुंचा दी जाती। कैबिन में एक गोल सुराख था जिस पर मोटा शीशा लगा था। उस शीशे में समंदर नजर आता था। जहाज की नकलो हरकत किसी वक्त बड़ी पुरस्कार हो जाती। ऊपर डेक पर लोगों के भागने दौड़ने की आवाज़ आती, किसी वक्त खामोशी छा जाती। एक बार ऊपर से समंदर में जाल फेंका गया ताकि मछलियां पकड़ी जा सकें। फिर ये मछलियों से भरा हुआ जाल ऊपर डेक पर खींच लिया गया। 2 रोज हो गए थे कि एक रोज जहाज पर भाग दौड़ शुरू हो गई। भोंपू बजने लगे।
अंबर ने गोल शीशे के साथ मुंह लगाकर देखा। दूर एक जंगी जहाज आगे बढ़ रहा था और उस जहाज पर अमेरिका का झंडा लहरा रहा था। पुरस्कार जहाज का राज क्या था? मारिया हिंदुस्तान के जंगल में कहां भटक रही थी? नाग पर जोगी के लिबास में क्या गुजरी? ये सब जानने के लिए इसी दिलचस्प कहानी की अगली किस्त मुलाहिजा कीजिए अगली वीडियो में, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।